आन्या और कीर्ति दोनों ही अपने शॉपिंग कर चुके थे। तभी आन्या अपनी नजरें इधर घुमाते हुए ये शिवी की बच्ची कहाँ चली गई। वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं पर उन्हें वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो दोनों टेंस हो जाते हैं। तो वही माल के एक साइड एक चेंजिंग रूम में शिवी अपने एक ड्रेस को पहन उसे चेक कर रही थी। उसने एक अनारकली सूट लिया था जो ब्लैक कलर का था और उसके गोरे शरीर पर काफी जच रहा था। पर पीछे लॉन्ग चेन होने की वजह से उसके हाथ वहां तक जाकर बंद नहीं हो पा रहे थे ताकि वह अपनी फिटिंग चेक कर सके। काफी कोशिश के बाद भी जब वह बंद नहीं होते, वह चीज सी जाती है। वह सोचती है ओह गॉड क्या करूं मैं, ये कह बुदबुदाती है। आन्या और कीर्ति का भी पता नहीं चल रहा कहाँ है। लगता है दूसरी तरफ शॉपिंग करने चले गए मुझे छोड़कर। अब मैं किससे हेल्प लूं? ये बोल ही रही थी कि तभी उसे अपने पीठ पर किसी की चुभन महसूस होता है। वह चौंक सी जाती है। वह जैसे ही अपने सामने मिरर में खड़े इंसान को देख उसकी आंखें फैल जाती है। सामने खड़ा इंसान उसकी चेन को बंद कर देता है और पीछे से उसे अपनी बाहों में हुए उसके एकदम पास आते हुए नीड्स टू मीट यू अगेन मिस नॉन स्टॉप। सीवी अपने आए हुए भाव को छुपाते हुए वह उस आदमी को झटकते हुए छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है और यह क्या कर रहे हो तुम? तभी वह शख्स तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे बड़ा हूं और तुम्हें मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? सीवी गुस्से में तुम होते कौन हो जिसकी मैं रिस्पेक्ट करूं और बिना मेरी परमिशन के मेरे चेंजिंग रूम में आए कैसे? ये बोल वह जैसे ही चिल्लाने को होती है, वह शख्स उसके मुंह पर अपने हाथ को रख देता है। तुम्हें शायद मेरी बात एक बार में समझ नहीं आई, मैंने कहा रिस्पेक्ट से आप बोलो ना कि तुम। उसके इतनी पास आ जाने से सीवी की हालत खराब हो जाती है। वह हकलाते हुए देखो तुम मतलब आप कौन हो, मुझे छोड़ो। तभी वह शख्स उसके करीब आते हुए उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने पास खींच लेता है और उसके कानों के पास जाते हुए क्या तुम मुझे नहीं पहचानी? आफ्टर ऑल तुम्हारे सबसे करीब गया हुआ इंसान मैं ही तो हूं, इतनी जल्दी मुझे भूल गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ये पेशा है हर किसी के करीब जाने का और बाद में उसे भूल जाने का? सीवी जैसे ही यह सुनती है अपना हाथ उठाकर उसे मारने ही वाली होती है तभी वह शख्स उसका हाथ पकड़ लेता है और सिर के बालों को पकड़ अपने एकदम पास खींच लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें उस दिन के बाद? तुम तो ऐसे गायब हुई जैसे तुम इस दुनिया में थी ही नहीं। पिछली बार तुमसे मैं कपूर हाउस में मिला पर तुम वहां से भी गायब हो गई। ये तुम मुझसे जो छुपने भागने का खेल खेल रही हो ना, अब ये सब बेकार है क्योंकि तुम मेरे नजरों पर चढ़ चुकी हो। कितना तड़पाया, ये कह उसके बालों पर अपने हाथ कस देता है। सीवी के आंखों में दर्द से आंसू आ जाते हैं और वह बोलती है आप मुझे हट कर रहे हैं। वह शख्स मुस्कुराते हुए तुमने मुझे जो हट किया उसका क्या? आज 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से मैं तुम्हें पागलों की तरह खोज रहा हूं। शिवी उसके आंखों में गौर से देखने लगती है। मुझे किसी इंसान को खोजने में एक पल ही काफी है पर ना जाने तुम कहां गायब हो गई। अब इन्हें कौन बताए कि शिवी नायकों के शहर में थी जहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता तो इंसान कैसे पहुंचता? अपने आप को इस तरह देखते देख वह शख्स झुककर उसके होठों को धीरे से छू लेता है पर उसे किस नहीं करता। शिवी सिहर जाती है और उसे महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह शख्स अपनी आंखें खोल शिवी को ही देखे जा रहा था और शिवी के शरीर को रिएक्ट करते देखा उस शख्स के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। पर अगले ही पल जैसे को एहसास होता है कि वह शख्स सिर्फ उसके होठों पर अपने होठों पर रखा है, वह अपनी आंखें खोल उसे झटके से दूर कर चेंज रूम से बाहर चली जाती है। वह शख्स शिवी को जाते हुए देख शिव सिंह राठौर की नजर तुम पर पड़ चुकी है और अब तो तुम इसी दुनिया में हो। अब मुझसे कहां भाग कर जाओगी जबकि मैं ये जान चुका हूं तुम कौन हो। अब मुझे बस ये पता करना है कि तुम आदित्य सिंह राजवंश से कैसे रिलेटेड है और फिर तिरछी स्माइल के साथ और फिर तुम्हारे ही जरिए तो मेरा मकसद पूरा होगा और आदित्य को मेरे सवालों का जवाब देना होगा। ये बोल उसके चेहरे मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी और खतरनाक हो जाती है। सीवी जैसे ही बाहर आती है उसकी नजर आन्या और कीर्ति पर पड़ती है। उन दोनों की भी नजर उस पर पड़ती है तो कीर्ति पूछती है कि तुम कहाँ थी, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सीवी वह कुछ नहीं, मैं ड्रेस चेंज कर रही थी। तभी कृति उसे देखते हुए बोली अरे पर ड्रेस तो निकाल दो। शिवी नहीं, मुझे ये काफी पसंद आया, मैं ऐसी ही इसका पेमेंट कर दूंगी। ये कह वह बाहर निकल जाती है। उन दोनों को थोड़ा अजीब लगता है पर दोनों में कुछ नहीं बोलते हैं। उसके साथ बाहर निकलने वाले होते हैं तभी वहां पर वीर आ जाता है। वीर एक नजर चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है। तभी उसकी कुछ लोगों पर नजर जाती है जो कपड़े लेने के बहाने चोरी चोरी आन्या की तरफ ही अपने नजरें गड़ाए थे। तभी वहां पर खड़ा एक बॉडीगार्ड को वीर कुछ इशारा करता है। बॉडीगार्ड अपना हाँ में सिर हिला देता है। वीर आन्या तुम्हारी शॉपिंग हो गई तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आन्या पर भाई अभी तो आप गए थे, अभी और भी हमें सामान खरीदना है और घूमना है। वीर मुझे वापस आना पड़ा, सोचा तुम लोग को छोड़ दूं। ये कह वह कीर्ति को इशारा करता है क्योंकि वह ये बात जानता था कि कीर्ति काफी ज्यादा जिद्दी है। वह जब तक अपना काम पूरा ना कर ले वह किसी की नहीं सुनती।
कृति बात को समझते हुए दी चलो ना, वैसे भी हम शॉपिंग करते करते काफी थक गए हैं। हम घर के पास ही होटल में कुछ खा लेंगे। ये कह उसे खींचते हुए ले जाती है। शिवी भी उसके पीछे चली जाती है। वीर एक बार पीछे देखता है तो वहां पर दिख रहे वह सभी आदमी अब नहीं थे। वीर के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट जाती है और वह निकल जाता है। करीब 2 घंटे बाद एक बेसमेंट में जहां काफी अंधेरा था, वहां 2 से 3 लोग बांधे गए थे और वहीं पर कुछ लोग उनसे उगलवाने के लिए उन्हें तरह तरह के टॉर्चर दे रहे थे। पर वह सभी के मुंह से एक आवाज तक बाहर नहीं आ रही थी कि वह सच कह सके। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी का आदमी यानी कि आदित्य आता है, जो दोनों अपने हाथ को जेब में रखे काफी एलिगेंट लग रहा था। पर उसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे, पर आंखें डराने के लिए काफी थी क्योंकि वह काफी ज्यादा लाल और भयानक लग रही थी। आदित्य अपने कुर्सी पर बैठता है तो पीछे से अधीरा एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है। वह सभी उन तीनों को खोल देते हैं। वह तीनों खुलते ही आदित्य के कदमों में गिर उससे अपनी रिहाई की भीख मांगने लगते हैं और उससे एक ही शब्द कहते हैं, हम कुछ नहीं जानते। आदित्य अपने जूते की नोक को उस आदमी के हाथों पर जोर से दबाते हुए, यदि तुम कुछ नहीं जानते तो बस इतना बता दो कि तुम उस लड़की के पीछे क्यों थे। ये बोल उसके हाथ पर अपना दबाव बनाता जा रहा था। उन सब को इतना दर्द हो रहा था जैसे अभी उनकी हड्डी टूट जाएगी। पर वह सब इतने चालाक थे कि मौत का मंजर सामने देखकर भी उसे चुनौती दे रहे थे। आदित्य अपने हाथ का इशारा कर अपने हाथ में कुछ मांगता है। एक बॉडीगार्ड उसके हाथ में एक थैली थमा देता है जो शायद लाल कलर की थी। उसे देखते ही उन सभी की हालत खराब हो जाती है। आदित्य उस पैकेट को खोल खड़ा होकर बोला, तुम सब अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। मतलब तुम्हें मरना मंजूर है, तुम्हें तड़पना मंजूर है, पर तुम किसके लिए काम करते हो यह नहीं बताओगे। ये बोलते बोलते उसे पूरी बॉडी पर लाल मिर्च पाउडर गिराने लगता है, जिससे उन सभी की जोरदार चीखें गूंज जाती है। अधीरा मुस्कुराता हुआ सब कुछ देख रहा था। पूरे छिले हुए शरीर पर जिस पर उन सभी गार्ड ने मार मार कर चमड़ी को उधेड़ दी थी और इस पर लाल मिर्च गिराना यह मौत से भी बदतर था। काफी देर तक वह ऐसा ही करता रहा, पर जब उन सब से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसमें से एक चिल्लाकर बोलता है, मैं बताता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ बताता हूँ। आदित्य के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद वह सभी आदित्य के सामने बैठे हुए थे। आदित्य अपने चेयर पर बैठा हुआ था। तभी सामने से एक आदमी बोलता है, हम आसपास के ही रहने वाले गुंडा मवाली है, जो किसी के भी कहने पर मार काट करते हैं या लूट पाट करते हैं। हमारे बॉस को एक दिन अचानक किसी का कॉल आता है। ये किसी विदेशी आदमी का फोन या वह किसी लड़की के हाथ और पूरी बॉडी का छाप चाहिए था। वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अधीरा फिंगरप्रिंट। हाँ हाँ वही। वह बोलता है कि वह लड़की जहां जहां तहां उसके अंगूठे का हाथ का निशान, यहां तक कि पैरों का भी निशान चाहिए। हमारे बॉस को ये बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि हम सभी मारने चोरी की सुपारी लेते थे। मेरे बॉस ने साफ मना कर दिया कि वह छोटी मोटी काम नहीं करता। पर तभी उधर से जो बात कही गई, मेरे बॉस का मूड बदल गया क्योंकि वह उस काम के मुंह मांगा करोड़ों का इनाम दे रहा था। हमारे बॉस को यह एक जोक लग रहा था। तभी उधर से बॉस के अकाउंट नंबर मांग 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। मेरे बॉस हैरान हो गए और इस काम के लिए तुरंत मान जाते हैं क्योंकि यह काम बहुत बड़ी नहीं थी। आदित्य उन सभी की बात को ध्यान से सुन रहा था। फिर दूसरा बताता है। तभी हमारे बॉस को दोबारा कॉल आता है। उधर से वह आदमी कहता है, यदि वह निशान उससे मैच कर गया तो इस लड़की को उठाना भी था। आदित्य की भौवें चढ़ जाती है। हम इस लड़की के पीछे लगभग 1 हफ्ते से थे, पर हमें कोई मौका ही नहीं मिल रहा था कि हम अपना काम कर सके या पकड़ सके। पर आज उसे अचानक बाहर मॉल में आते देखा तो हमारे बॉस को इन्फॉर्म किया। हमारे बॉस ने उस लड़की के जहां जहां भी छूने की बात है उन सभी का फिंगरप्रिंट लेने के लिए बोला और हम वही कर रहे थे। वह लड़की जहां जहां अपना हाथ रख रही थी, हम इस पेपर पर उसको लेते जा रहे थे। चाहे वह काउंटर पर हाथ रखती है, उसके पैर के कदम को भी हमने पेपर पर ले लिया। आदित्य वहां से उठते हुए अपने गार्डों को इशारा कर वहां से चला जाता है। तभी वह सब पीछे से, अब तो हमें जाने दीजिए, हमने सारा सच बता दिया। ये सुनते आदित्य के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और वह बिना पीछे मुड़े कहता है, मेरी चीज को यदि कोई देख भी ले तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर तो तुम लोगों ने उस पर अपनी हवस की नजर डाली थी तो तुम लोग को कैसे छोड़ सकता हूं। ये कह वह चला जाता है। उन सब की आंखें बड़ी हो जाती है। वह सभी डर जाते हैं कि इसे कैसे पता चला कि हम उस लड़की के बारे में क्या सोच रहे थे। आदित्य के जाते ही उन सभी की जोरदार चीखें निकलती है क्योंकि वहां पर खड़े बेरहम इंसान उन्हें प्रताड़ित करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अधीरा आदित्य के साथ बाहर आ जाता है। लगभग 1 घंटे बाद सभी आदित्य के फार्म हाउस पर होते हैं। वहां पर अर्जुन, अधीरा, वीर, आदित्य चारों ही बैठे होते हैं। वीर, आदित्य, तुम्हारे कहने के हिसाब से वह सभी आन्या को किसी दूसरी वजह से किडनैप कर रहे थे और कुछ दिन पहले जो आन्या का किडनैप हुआ था यानी कि वह कोई और है।
आदित्य अपने माथे को रब करते हुए, यह मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। मैं बचपन से रिधिमा को जानता हूँ, पर एक बात समझ नहीं आ रही कि सभी आन्या के पीछे क्यों पड़े हैं। वह सभी आज से कुछ साल पहले किडनैप आन्या को करने के लिए आए थे, जिसमें वह सब शिवी को किडनैप कर लिए थे। वीर, और एक बात और नोटिस करने वाली है, वो सभी अन्य की फिंगरप्रिंट ही चाहिए, या पूरे बॉडी का स्कैनर, या फिर पूरी की पूरी आन्या। ये बात कुछ अजीब नहीं लगती है। तभी आदित्य के माइंड में एक बात हिट करती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसका ऐसा रिएक्शन देख सभी उसे देखने लगते हैं। तो वीर पूछता है, क्या हुआ आदित्य? आदित्य, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं याद आई? वीर, अर्जुन क्या कहना चाहते हो? आदित्य, एक बार पहले भी आन्या का किडनैप हुआ था, क्योंकि वह उसका फिंगरप्रिंट चाहता था, और यह भी इन दोनों में एक बात का अंतर है। वीर, वह क्या? आदित्य, वह ये दोनों ही अलग अलग थे। अर्जुन मुंह बनाते हुए, यानी कि इनोसेंट से दिखने वाली लड़की के पीछे न जाने कितने लोग पड़े हैं। पता नहीं और क्या क्या करवाएगी हमारी लाइफ में। सभी अर्जुन को घूरने लगते हैं। तभी अधीरा, अपना मुंह बंद रखो, तुम हमेशा से उसे चीरते आए हो। अर्जुन, क्यों नहीं तो क्या करूं, वह एक नंबर की शरारती और नौटंकीबाज लड़की थी जो हमेशा मेरा काम बिगाड़ती थी, इसलिए मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह आदित्य के सामने इतनी भोली और प्यारी बनकर आती थी, पर उसके पीछे क्या थी यह मुझे पता था। उन दोनों की आपस में बहस सुन आदित्य गुस्सा में बोलता है, चुप। आदित्य वहां से खिड़की के पास खड़े होते हुए, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यह सब आन्या की मां की वजह से हो रहा है। ये सब सुनते ही सभी सॉफ्ट हो जाते हैं। तभी अधीरा, तुम कहना क्या चाहते हो? आदित्य, ये बात हम चारों जानते हैं कि आन्या की मॉम कौन थी और क्या थी। सभी ये सुन हैरान और सॉफ्ट दोनों हो जाते हैं। तभी वीर, पर आन्या की मॉम तो बहुत पहले गायब, या यूं कहा जाए शायद वह इस दुनिया में ना हो। पर आन्या को क्यों ट्रैक किया जा रहा है? आदित्य, यही तो सोचने वाली बात है और यही पता करनी है। और जहां तक मुझे लगता है, इस बारे में आलोक जी बेहतर जानते होंगे कि सब आन्या के पीछे क्यों पड़े हैं। वीर, पर उन्हें कैसे पता? आदित्य उन सभी की तरफ घूमते हुए, अगर ऐसे खतरे का आभास उनको ना होता तो वह रिधिमा को कभी आन्या नहीं बनाते। वह अपने से दूर उसे विदेश ना पढ़ने के लिए भेजते, जिस समय उसकी याददाश्त गई थी। जिस समय उसको अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए, आलोक जी उसे अपने से दूर कर दिए थे। ये बात कुछ अजीब नहीं लगती तुम लोगों को? सभी का दिमाग ठनक जाता है। तभी आदित्य, आलोक हमें वह कुछ बताने वाले नहीं है। तभी अर्जुन अधीरा को घूरते हुए, इस बात को पता करने के लिए एक तरीका है। सभी अर्जुन को देखते हैं तो वह अधीरा को उंगली दिखा, इसके जरिए हम पता कर सकते हैं। अधीरा घूर कर अर्जुन को देखता है तो आदित्य के भी दिमाग में अर्जुन की कही बात याद आती है। अधीरा, तुम लोगों को क्या लगता है वह मेरी बात मान जाएंगे? आदित्य अपने चेयर पर बैठते हुए, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, इसके लिए तो मुझे ही मिलना पड़ेगा। ये बोल उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। शिवी और कीर्ति तीनों ही घर पर आ चुके थे। कीर्ति सभी के लिए कॉफी बनाकर हॉल में रखती है। वह आन्या से बोली थी, सीवी को क्या हो गया? वह रास्ते भर भी चुप थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, अब भी अपने रूम से भी बाहर नहीं निकल रही। आन्या अपनी कॉपी का शिप लेते हुए, वह मुझसे तो सीधे मुंह बात नहीं करती रही, तू ही जाकर उससे बात कर। कीर्ति बैठते हुए, दी आपको नहीं लगता कि अब आपको सीवी से बात कर लेनी चाहिए? ये सुनते ही आन्या जो कॉफी पीने जा रही थी, उसके हाथ रुक जाते हैं। वह कीर्ति को देखते हुए, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं उसे अपनी सच्चाई बताऊं? कीर्ति, नहीं दी, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। मैं बस आपको ये समझाना चाह रही हूं कि आखिर उनकी भी क्या गलती थी। आप दोनों बचपन से एक दूसरे के पक्के फ्रेंड थे। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, पर आप दोनों एक दूसरे के प्रति मनमुटाव बना लिया और इतनी नफरत पाल बैठे हैं। कहीं ना कहीं शिवी की भी कोई गलती नहीं है। आपको उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। दोस्ती ना सही, एटलीस्ट वह आपकी नंद है और उस नाते आप उनसे अपना रिश्ता ठीक कर सकती हैं। आन्या बस कीर्ति को घुरती रह जाती है, पर कुछ बोलती नहीं। वह कीर्ति के कहीं बातों को सोचने लगती है। वह उठकर अपने हाथों में काफी लेती है और सीढ़ियों से शिवी के रूम की तरफ चली जाती है। ये देख कीर्ति के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह बोली, दी आप कितनी भी कठोर बोलो, पर आप सबसे प्यार करती हैं। वह भी अपनी कॉफी लेकर शिवी के रूम में चली जाती है। आन्या शिवी का डोर खटखटाती है। शिवी जो पेट के बल अपना मुंह छुपा लेटी हुई थी, वह किसी की आवाज सुन वह पीछे मुड़कर देखती है तो आन्या खड़ी रहती है। वह थोड़ी रूड होकर, क्या है? आन्या अंदर आते हुए, नंद रानी, आपको नहीं लगता कि इस घर में अभी तो कोई नहीं है, तो कम से कम हम सभी को एक साथ बैठकर खाना पीना बात करना चाहिए। शिवी, मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आन्या उससे अपनी आंखें छोटी कर उसके पास बैठ उसके गाल को दोनों हाथों से पकड़ खींचते हुए, अरे मेरी नंद रानी, आप गुस्सा है? अच्छा सॉरी। शिवी उसे घूरते हुए, किस चीज के लिए सॉरी? आन्या, वह मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा इसलिए। शिवी फी की मुस्कान के साथ, किस किस बात के लिए माफी मांगोगी आन्या?
आन्या उसकी बातों को राइट करते हुए, मिसेज आन्या आदित्य राजवंश, यह मेरा पूरा नाम है, ये कहते हुए आन्या के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़ी अजीब सी लग रही थी। जैसे उसे आदित्य के नाम बिना अपना नाम पसंद नहीं आया, या ये कह सकते हैं कि वह सीवी को एहसास दिलाना चाहती थी कि अब वह आदित्य की वाइफ है। सीवी उसके आंखों को बदलते हुए गौर से देख रही थी, पर वह कुछ बोलती नहीं। उसे आदित्य की बात याद आती है कि आन्या के साथ कुछ तो हुआ है जो उसे कुछ याद ही नहीं, कि तुम्हारे किडनैप के पीछे जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो वह ऐसा बिहेव करती है। सीवी उसके हाथ से कॉफी ले लेती है और पीने लगती है। कृति भी उसे ज्वाइन कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ पीयूष के घर, सनाया को काफी दिन हो गए थे यहाँ पर रहते हुए। जब सनाया राजवंश हाउस को छोड़ी थी, वह गुस्से में वहां से निकल तो गई थी, पर उसे नहीं पता था उसे जाना कहाँ है। वह रास्ते भर रोती रही और जाकर एक बस स्टैंड पर जाकर बैठ गई अपने लगेज के साथ। धीरे धीरे रात गहराती गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो जाए कहाँ। सुबह से शाम हो गई थी। उसका इस दुनिया में आदित्य और वीर के सिवा कोई नहीं था। वो दोनों से झगड़कर तो चली आई थी, पर जाना कहाँ था अब उसे समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी किस्मत पर रो रही थी। वह अपने बीती जिंदगी के बारे में सोच रही थी, काश उसका भी अपना परिवार होता। उसे एक अफसोस सा हो गया था, काश वह आदित्य को अपने दिल की बात ना बताई होती। काश वह आदित्य के साथ इतनी नजदीक न गई हुई होती तो आज सब एक साथ रहते। पर प्यार तो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। आन्या जब देखती है कि रात काफी गहरा गई है तो वह अपने लिए एक होटल बुक करती है, और मन ही मन में अपने आप को पूछती है कि यह काम वो पहले नहीं कर सकती थी। पर वह अपने दुख से उभरे तो नाव से ध्यान आए। वह वहां से अपना लगेज खींच निकल जाती है। तभी वह जैसे ही ऑटो रोकने वाली होती है, वहां दो बाइक वाले उसके पास अपनी गाड़ी रोक बोलते हैं, मैडम आपको कहीं जाना है तो बोलिए, हम आपको ले चले। सनाया, नो थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं है। ये बोल वो ऑटो रोक बैठने वाली थी, तभी उसमें से दो आदमी उतर उस ऑटो वाले को अपने बंदूक दिखा उसे इशारा करते हैं जाने के लिए। वह ऑटो वाला डरकर वहां से निकल जाता है। वह सनाया के पास आते हुए, अरे मैडम, इतना प्यार से आपको छोड़ने की बात कह रहे हैं और आप इतना एटीट्यूड दिखा रही है, ये कह उसके गालों को छूने लगता है। सनाया उसे दूर झटक देती है और वह चिल्लाकर, मुझे दूर रहो। तभी वह सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, भाई हम हर खूबसूरती को उसे देखकर नहीं छूकर महसूस करते हैं। तुम्हारी जैसी बला की खूबसूरती को हम छुए नहीं तो हमारे मर्द होने पर धिक्कार है। सनाया उन सभी की बातें सुन डर जाती है। वह दो कदम पीछे हो जाती है। वह समझ जाती है इन सभी के इरादे ठीक नहीं है, पर वह जाए कहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था। वह तीन चार लोग, पर फिर भी वह वहां से भागने का सोचती है, तब तक पीछे से एक लड़का उसे पकड़ लेता है। तभी सामने वाला आदमी हंसते हुए जैसे उसके चेहरे को छूने जाता है, सनाया के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह अपनी आंखें जोर से बंद लेती है और मन ही मन में बोलती है, हे भगवान, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है। तभी उसे महसूस होता है उसे अभी तक कोई छुआ नहीं। 10 सेकंड बीतने के बाद वह अपनी आंखें खोल देखती है तो उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ा था और उसके हाथ वैसे ही हवा में रुके हुए थे। सनाया उसके पीछे देखती है तो उसके पीछे खड़ा इंसान उसका गर्दन पकड़ा था। वो कोई और नहीं, पीयूष था। सनाया के लिए एक उम्मीद दिखा गई थी। उसके आंख से आंसू आ जाते हैं। सनाया की आंखों में आंसू देख पीयूष उस आदमी को जोर से पटक देता है। तभी वह तीन चार लड़के उसके सामने आते हुए, मुंडे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं बन रहा है। लड़की देखी नहीं एक्शन हीरो दिखाने लगा। देख, पहले हम सब इस लड़की को देखे हैं, अगर तुझे भी चाहिए तो बाद में लाइन लगाना। ये सुनते ही पीयूष का जैसे खून खोल उठता है और वह वहीं पर पड़े एक बांस के टुकड़े को उठाता है और खींचकर उसको मारकर बोलता है, अपने जबान संभाल के बात करो, नहीं तो तुम्हारी जबान हलक से खींच लूंगा। ये बोल उसे मारने लगता है। तभी और दो लड़के जो थे उसके पास उसे मारने करने के लिए आते ही हैं। तभी पीयूष के साथ आए हुए उसके दोस्त जो कि नाइट लॉन्ग पर निकले थे, वह सब बोलते हैं, क्यों बे, हम सब भी यहाँ पर खड़े हैं, जरा हमसे भी दो दो हाथ कर ले। ये बोल उन सभी को धोने लगते हैं। कुछ ही देर में उन सभी की हालत पतली हो जाती है और सब गिड़गिड़ाने लगते हैं। पीयूष उन सभी को गुस्से में देख चिल्लाते हुए, तुम्हारे पास 1 मिनट है, यहाँ से निकल सको तो तुरंत निकलो, नहीं तो उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। वह सभी तुरंत उठ गिरते बहराते हुए तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाते हैं। सनाया, जिसे आज ऐसा लगा था उसकी दुनिया उजड़ जाएगी, वह भागकर पीयूष के गले लग जाती है और रोने लगती है। पीयूष, जो अचानक सनाया के गले लगने से हैरान हो गया था क्योंकि सनाया एकदम उसके करीब थी, ये देख उसके शरीर में एक सुकून सा छा जाता है। वह सनाया को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके सिर को सहलाते हुए, एवरीथिंग इज फाइन, डोंट क्राई। काफी देर तक सनाया ऐसे ही रहती है। कुछ देर बाद दोनों इस बस स्टैंड पर बैठे हुए थे और उसका एक दोस्त रॉकी और मनन कॉफी लेकर सनाया को और पीयूष को देते हैं। सनाया, जिसका मूड तो नहीं था पर फिर भी वह कॉफी पीने लगती है। तभी पीयूष पूछता है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ।
सनाया हुनू, पीयूष तुम इतनी रात को बाहर बैग लिए हुए। एवरीथिंग इज फाइन। सनाया अपना सर नीचे कर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बस। पीयूष उसकी बात को काटते हुए, क्या तुम घर से निकल गई हो? जहां तक मुझे पता है तुम आदित्य राजवंश के घर रहती थी। सनाया उसे देखने लगती है और उसके आंख से आंसू आ जाते हैं। ये देख भी पीयूष का दिल धड़क उठता है और वह समझ जाता है बात जरूर कुछ बड़ी है। पीयूष बात को बदलते हुए, बुरा मत मानना, अगर तुम्हें सही लगे तो तुम मेरे साथ मेरे घर पर चल सकती हो। ये सुनते ही सनाया उसे देखने लगती है। तो पीयूष हकलाते हुए, वहां मेरे मम्मी पापा भी रहते हैं, तो मुझे ऐसा वैसा कुछ मत समझो। सताया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, नहीं मैं होटल बुक कर दिया है, तुम मुझे वहां पर छोड़ दो। पीयूष अभी तो तुमने यहाँ का माहौल देख ही लिया और वहां पर भी लोग कैसे होंगे कोई नहीं जानता। तुम चलो मेरे साथ कुछ दिन रहो, फिर तुम जहां जाना चाहती हो वहां चली जाना। मैं तुम्हारे घर ढूंढने में भी मदद करूंगा। सनाया एक बार चारों तरफ घहराते हुए अंधेरे को देखती है, पता नहीं क्यों उसे पीयूष का बात मानने की इच्छा हुई और वह उठ जाती है। पीयूष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। कुछ दिन बाद ही सनाया यहां से जाना चाहती थी, पर नीलम जी ने उसे अपने प्यार और ममता से इतना भर दिया था कि उनकी यह बार बार कहने पर कि बेटा यहां से मत जाओ, तो सनाया कुछ कह नहीं पाती है। पर वह यहाँ पर फ्री का तो नहीं रह सकती थी। जब उसने यहाँ पर रेंट देने की बात की तो नीलम जी ने इतना ही कहा कि आप मेरे साथ मिलकर मेरे काम में हाथ बटाना, यही आपका रेंट हो जाएगा। सनाया मुस्कुरा देते हैं। सनाया इस समय नीलम जी के साथ मिलकर डिनर बना रही थी। अब तक वह सभी लोगों के साथ कंफर्टेबल हो गई थी। उसे काफी दिन हो गए थे यहाँ रहते हुए। अब तक पीयूष की मां नीलम जी भी पीयूष को देख और उसकी हरकतें देख समझ गई थी कि पीयूष सनाया को पसंद करता है। वही पीयूष के पिता भी सनाया को पसंद करते थे। सनाया डाइनिंग टेबल पर कढ़ाई पनीर और चपाती रखते हुए बोलती है, अंकल आज मैंने आपके मनपसंद का सब्जी बनाया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तभी पीयूष के पापा, सनाया बेटा आपके हाथ के खाना को तो जवाब नहीं। आप तो जब से आए हैं मुझे मनपसंद मेरा खाना मिलता है, नहीं तो कुछ लोग थे जो सिर्फ फीका खाना कहना ये कह कर देते हैं थे कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नीलम जी जैसे ये सुनती हैं उन्हें घूर कर देखती है। तभी निम्मी हंसते हुए, पापा आपको पता है मैं भी कुकिंग क्लास सनाया दीदी से ले रही हूँ। उसके पापा, शाबाश मेरा बच्चा। डाइनिंग टेबल पर हंसी खुशी का माहौल हो गया था। वही पीयूष सनाया को एक टक देखे जा रहा था। वह यही सोच रहा था कि सनाया उसके परिवार को कितने अच्छे से संभाल ली थी। निम्मी अपनी मां को हल्का सा धकियाती है तो नीलम जी उसे देखती है, तो वह पीयूष की तरफ इशारा करती है। जब नीलम जी की नजर पीयूष पर जाती है तो देखती है वह सनाया को देख रहा है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नीलम जी भी अपने पति को हल्का सा हिला पीयूष की तरफ इशारा करती हैं तो उसके पिता भी पीयूष को देखते हैं और फिर वह नीलम जी को देखते हैं तो नीलम की आंखों के ही इशारे से उन्हें कुछ समझाती है। कुछ देर बाद सभी डिनर कर अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। शनाया और नीलम जी का बाकी का काम किचन करती है। आए सारे बर्तन को धूल रैक में रखते हुए नीलम जी सनाया के चेहरे पर हाथ रखते हुए, गुड नाइट बेटा, अब आप जाए सो जाए। सनाया भी मुस्कुराकर उनके गले लग जाती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है। सनाया, पीयूष और निम्मी का रूम ऊपर के फ्लोर पर था और नीलम जी का रूम नीचे। नीलम जी सनाया को जाते हुए देख बोली, मैं तुम्हारी आंखों में एक खालीपन देखा है बेटा, अगर तुम मेरे पीयूष को पसंद करती हो तो मैं तुम्हारे उस खालीपन को जरूर दूर करूंगी अपने प्यार और स्नेह से। ये कह मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली जाती है। सनाया जब अपने रूम में जाती है तो उसे एक गाने की धुन सुनाई देती है। उसके कदम रुक जाते हैं। वह समझ जाती है ये धुन पीयूष के म्यूजिक रूम से आ रही है। पीयूष को म्यूजिक काफी पसंद था। वह अपना खुद का एक म्यूजिक रूम बनाया हुआ था जिसमें सारे सामान उपलब्ध थे। वह उस तरफ कदम कर लेती है, वह गाना या धुन उसे खींच रहा था। वह डोर पर जाकर खड़ी हो जाती है तो देखती है पीयूष आंखें बंद कर एक टेबल पर बैठ वायलिन को बजा रहा था और अपनी उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत सा धुन निकल रहा था। सनाया एक टक पीयूष के बजाते हुए उसे देख रही थी। उसे यह धुन काफी सुकून दे रहा था। उसकी भी खुद की एक इच्छा थी कि वह भी वायलिन बजाए, पर उसे आता नहीं था। तभी पीयूष सनाया को देख, क्या तुम्हें भी बजाना है? सनाया जैसे ही पीयूष की बात सुनती है वह धुन सुनने में इतनी मग्न हो गई थी कि वह अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह हड़बड़ा कर बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपने रूम में जा रही थी तो ये धुन सुन बस चली आई। पीयूष मुस्कुराते हुए सनाया को इशारे से अंदर बुलाता है। सनाया जो अब पीयूष के साथ काफी कंफर्टेबल हो चुकी थी वह उसके बुलाने पर चली जाती है। पीयूष उसे टेबल पर बैठा उसे उसके हाथ में वायलिन थमा देता है और उसे बजाने को बोलता है। सनाया, मुझे नहीं आता। पीयूष, ट्राई तो करो, ये बोल उसके हाथ को वायलिन पर सेट करता है और अपने हाथों से उसके हाथों को पकड़ उसे बजाने लगता है। पहले तो सनाया को अजीब लगता है,
उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे हो बजाए, पर पीयूष के समझाने पर वह उसे बजाने लगती है। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, पर पीयूष उसे झुककर पूरी तरह से बता नहीं पा रहा था। तभी पीयूष उसके पीछे बैठ वायलिन को सनाया की गोद में सेट कर सनाया है कंधे पर अपने चीन को रख उसे बजाने लगता है। पीयूष के इतना करीब आने से सनाया थोड़ा हिलसी जाती है। वह उठने लगती है तो पीयूष उसे पकड़ बोलता है, ध्यान से देखो, इसे ऐसे बजाते हैं। ये बोल सनाया के हाथ को मूव करने लगता है। सनाया भी जैसे जैसे पीयूष बता रहा था वैसे वैसे बजाती जा रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल बढ़ जाती है, पर बजाने के चक्कर में वह ये भूल जाती है कि वह और पीयूष दोनों काफी करीब है। तभी अचानक पीयूष को क्या हो जाता है, पीयूष अपना चेहरा सनाया की तरफ कर सनाया के चेहरे को देखने लगता है। जो दुनिया जहां भूल वायलिन को बजाने में बिजी थी। भले ही वह धुन नहीं निकल पा रही थी, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। पता नहीं पीयूष को क्या होता है कि वह अपने एक हाथ वायलिन से हटा वह धीरे से सनाया के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करने लगता है। सनाया, जिसने इस समय एक मेहरून कलर का प्लाजो और सूट पहना हुआ था। सनाया के बाल आगे करने से उसकी गोरी गर्दन दिखने लगती है। पीयूष अपने एक हाथ से उसके कमर पर हाथ को लपेट देता है। सनाया के हाथ वायलिन पर चलते हुए रुक जाते हैं। पीयूष धीरे से सनाया के पीठ पर अपने होठ रख देता है। यह महसूस करते ही सनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। पीयूष सनाया को कमर से पकड़ अपने और सीने से चिपका लेता है और उसके गर्दन को चूमने लगता है। सनाया का शरीर कांप-सा जाता है। धीरे धीरे पीयूष बहकता चला जाता है और वह धीरे से सनाया के हाथों से वायलिन साइड में रख उसे हल्का सा अपनी तरफ कर उसके गर्दन को चूमने लगता है। सनाया न जाने की सहोश में थी कि वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी पीयूष गर्दन को चूमते हुए वह उसके गुलाबी पनखुड़ी जैसे होठों पर अपने होंठ रख देता है। यह महसूस करते ही सनाया के पकड़ पीयूष पर कस जाती है। ये सनाया और पीयूष दोनों की पहली किस थी। भले ही वह आदित्य के साथ इंटीमेट हुई थी, पर आदित्य और नहीं वो दोनों एक दूसरे की होठ को छुए थे। तभी सनाया होश में आती है। पीयूष जो उसके होठों को पूरे शिद्दत से चुमने में लगा था। सनाया उसे दूर धकेल देती है, जिससे पीयूष टेबल से ही गिर जाता है और सनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भागकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। पीयूष उसे जाता हुआ देखता रहता है। सनाया भागकर अपने रूम में चली जाती है। पीयूष जो एक बार सनाया के धकेलने पर कुछ समझ नहीं पाता, अगले ही पल उसे भी एहसास होता है कि उसने क्या किया है। वह भी उठकर तुरंत सनाया के पीछे जाता है, पर सनाया अब तक अपना दरवाजा लॉक कर चुकी थी। पीयूष एक दो बार दरवाजा को खटखटाता है, पर सनाया दरवाजा नहीं खोलती। पीयूष अगले दिन बात करने का सोच अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि घर पर सभी लोग सो रहे थे और इस तरह का शोर सुन उठ सकते थे। सनाया अपने रूम में जा बिस्तर पर बैठ जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह अपने आप को कोसने लगती है। क्यों वह यहाँ पर आई? वह इस समय पीयूष को गलत समझ रही थी और खुद को भी। खुद को इसलिए कि उसने आदित्य से प्यार होने का दावा किया, तो कैसे किसी और के पास आने से वह बहक गई। तो वही पीयूष को इसलिए कि पीयूष ने उसका फायदा उठाना चाहा। पर सनाया को क्या पता था कि पीयूष उसका फायदा नहीं, वह तो उससे पहली नजर का प्यार कर बैठा था, जो उसकी उम्र बड़े होने तक कभी उसे फर्क ना था। काफी देर तक सनाया ऐसे ही रोती रही और बिस्तर पर लेट एक टक सीलिंग को देखने लगती है और मन ही मन कुछ सोच अपने आंसू भरी आंखों को बंद कर लेती। पर आंखें बंद करते ही उसे पीयूष का उसे किस करना याद आता है। उसे अपने होठों पर उसके होंठ का असर अब भी महसूस हो रहा था, जिससे वह अनकंफर्टेबल हो रही थी, या यूं कहूं वह बेचैन हो रही थी। लाइफ की पहली किस, वह भी इस तरह उसने सोचा नहीं था। वह भले ही अपने आप को मूव ऑन कर चुकी थी, पर वह अपने प्यार को भूल नहीं पाई थी, ये जानते हुए भी कि वह उसका कभी नहीं हो सकता। वही पीयूष अपने रूम में बालकनी में खड़े हो सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था। हालांकि पीयूष कभी सिगरेट पीता नहीं था, पर कभी कभार अपने दोस्तों में एक आध सिगरेट पी लिया करता था। पर आज वह काफी ज्यादा टेंशन में था, इसलिए कि कहीं सनाया उसे गलत ना समझे, क्योंकि उसने खुद नहीं सोचा था कि वह ऐसा कदम कभी उठाएगा। वह एकटक चांद को देखते हुए अपने आप से यही निर्णय करता है कि वह अपने प्यार का इजहार सनाया से कर देगा और वह उसे कभी अपने से दूर नहीं करने देगा। और उसे क्या पता था, उसकी प्यार की परीक्षा बहुत कड़ी होकर गुजरने वाली है, जो इतनी आसान नहीं थी जैसी उसे दिख रही थी। अगली सुबह आन्या जब सोकर उठती है तो घड़ी का टाइम जब देखती है तो सुबह का 8 बजे बज रहा था। वह उठ वॉशरूम में चली जाती है। उसका लगातार फोन बजते जा रहा था। वह वॉशरूम से भी फोन का आवाज सुन सकती थी। वह एक दो बार तो इग्नोर करती है, पर लगातार कॉल आने से वह जल्दी जल्दी नहा बाहर आती है और फोन देखती है तो उसको कोई नाम नहीं लिखा था। वह उस फोन को रिसीव करती है। हेलो। उधर से एक गहरी और भारी आवाज आती है, क्या बात है, नहाने में इतनी बिजी कि मुझसे फोन उठाने में भी इतनी देरी हो गई। आन्या पहले मोबाइल को एक बार चेक करती है, ये किसका कॉल है, पर नंबर पहचाना ना लगने से वह फिर से बोलती है, कौन है, आपने कहां पर कॉल किया है।
उधर से हंसने की आवाज आने लगती है। तभी उधर से वह शख्स बोलता है, कितनी जल्दी भूल गई। मुझे लगता है तुम्हें कुछ हादसों को याद कराना होगा। तुम्हारी किडनैपिंग, तुम्हारी और मेरा मिलन याद, या तुम्हारी नजरों में कहूं कि तुम्हारा रेप करने की कोशिश। ये सुन आन्या का दिल धड़क उठता है, जो कि डर के कारण था। उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो उधर से हंसने की आवाज आने लगती है और वह बोलता है, ना ना ना, डरना नहीं, तुम्हारे चेहरे पर तो तुम्हारी मासूमियत अच्छी लगती है मेरी डार्लिंग, और हम दोनों तो इतने नजदीक हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही आन्या के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी आन्या डर से पूछती है, कौन हो तुम और क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो कि मेरे पति कौन है? उधर से वह आदमी हंसते हुए, तुम्हारे पति के नाक के नीचे से ही तुम्हें लेकर गया था और अब तो तुम्हारा पति है नहीं। ये सुनते ही आन्या की पकड़ अपने मोबाइल पर कस जाती है। तभी उधर से वह शख्स, वैसे मानना पड़ेगा, बाथरोब में तो तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा ये हुस्न का दीदार मैं कितने नजदीक से करना चाहता हूँ, कितनी तड़प है मुझे तुम्हारी, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। ये बोल वह हंसने लगता है। आन्या रोते हुए, क्या चाहते हो तुम, आखिर हो कौन तुम? वह आदमी हंसते हुए, मैं तुमसे क्या चाहता हूँ ये तुम्हें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। बस मेरे कॉल का इंतजार करना, ये कह वह कॉल कट कर देता है। आन्या डरकर अपने बिस्तर पर बैठ रोने लगती है। तो वही कीर्ति दौड़कर अंदर आती है। कीर्ति, जो आन्या को बुलाने के लिए आई थी, वह वहीं पर खड़ी हो जाती है। आन्या को पैनिक करते देख उसके पास भागती है। कीर्ति को देख आन्या जोर जोर से रोने लगती है और उससे डरते हुए बस एक ही बात बोलती है, वह मेरे साथ फिर से वो सब कुछ करेगा। उसका कॉल था। अगर आदित्य को पता चला तो क्या करेंगे? आन्या अपने आप में बड़बड़ाई जा रही थी कि कीर्ति उसे कसकर लगा देती है, क्योंकि आन्या काफी ज्यादा पैनिक करने लगी थी। शिवी, जो कीर्ति के पीछे ही आई हुई थी, आन्या को ऐसे पैनिक करते देख उसके आंखों में भी हल्की नमी छा जाती है। आदित्य के बताए हुए से वह इतना तो जान जाती है, आन्या पास्ट की लाइफ में उसने भी काफी तकलीफों का सामना किया है। वह चुपचाप वहां से चली जाती है। कीर्ति आन्या को शांत कराते हुए, दी आप शांत हो जाओ, मैं आदित्य जीजू को कॉल करती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ, वह सब ठीक कर देंगे। ये बोल वह जैसे ही कॉल करने वाली होती है, आन्या कीर्ति का मोबाइल ले उसे दूर फेंक देती है और कीर्ति को गुस्से में धकेल देती है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या करना चाहती हो कि वो मेरे अतीत को जान मुझसे नफरत करे? कीर्ति आन्या को देख एक पल के लिए डर जाती है। यह आन्या का काफी भयानक रूप था। वह गुस्से में पागल हो गई थी। आन्या आदित्य से दूर जाने के किसी भी वजह को मिटा देना चाहती थी। वह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि किसी भी वजह से आदित्य उससे दूर जाए। कीर्ति दूर से ही आने को अपने डरी हुई नजरों से सिर्फ देखती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ पीयूष की आंखें खुलती है तो लगभग 9:30 बज चुके थे। ये देखते ही पीयूष झट से उठकर बैठ जाता है। उसे कल रात का वाक्य याद आता है। वह तुरंत अपना बिस्तर से भागता है। वह सनाया के रूम की तरफ जाता है और दरवाजा खुला होने से वह धकेलकर सनाया के रूम में चला जाता है। सनाया, जो इस समय अपने अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, वह पीछे मुड़कर देखती है तो पीयूष को देख अपना चेहरा भी झुका लेती है और बैग में अपना कपड़ा भरने लगती है। पीयूष सनाया को कंधों से पकड़ अपनी तरफ करते हुए, सनाया ये सब क्या हो रहा है? तुम बैग पैक क्यों कर रही हो? सनाया कुछ नहीं बोलती और पीयूष का हाथ झटक अपना कपड़ा रखने लगती है। आए। सनाया को जवाब ना देते देख पीयूष गुस्से में उसको अपनी तरफ मोड़ता है, बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सनाया। सनाया भी उसे गुस्से में अपने से दूर ढकेलते हुए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। पीयूष, क्यों? सनाया फीकी मुस्कुराहट के साथ, अभी भी ये तुम्हें बताने की जरूरत है कि मैं यहाँ से क्यों जा रही हूँ? पीयूष आगे बढ़कर फिर से सनाया के दोनों कंधों को पकड़, सनाया तुम गलत समझ रही हो। सनाया हंसते हुए, मैं क्या गलत समझ रही हूँ पीयूष? तुमने अच्छी कीमत वसूली मुझसे। पीयूष जैसे ही यह सुनता है वह सनाया के कंधे को छोड़ देता है और गुस्से में जोर से अपनी दीवार पर हाथ मारता है, जिसे देख सनाया एक पल के लिए डर जाती है। पीयूष फिर से सनाया के पास आते हुए उसे कमर से पकड़ अपने पास खींच लेता है और उसके आंखों में आंखें डाल देखते हुए बोलता है, इन आंखों में देखो, क्या तुम्हें इन आंखों में कोई हवस नजर आती है? सनाया पीयूष की आंखों में देखने लगती है। तभी पीयूष सनाया की आंखों में देखकर, मैं तुमसे प्यार करता हूं सनाया, आई लव यू सो मच। सनाया पीयूष को देखने लगती है। तभी पीयूष आगे कहता है, यह कोई अट्रैक्शन नहीं है, यह मेरा सच्चा प्यार है तुम्हारे प्रति। जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से मुझे तुम्हारे लिए अपने दिल में फीलिंग्स जाग गई। इतनी लड़कियां मेरे करीब आई पर आज तक मेरे दिल में किसी के लिए भी जज्बात नहीं जगे, पर तुम्हें देख, या यूं कहूं, तुम वह पहली लड़की हो जिसने मेरे दिल में जगह बनाई। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। ये सुनते ही सनाया उसे गुस्से में दूर धकेल देती है और थोड़े गुस्से में बोलती है, पागल हो गए हो तुम? पीयूष, मैं तुमसे पूरे 5 साल बड़ी हूं और यह क्या हरकत है? पीयूष, क्या फर्क पड़ता है कि तुम मुझसे 5 साल बड़ी हो?
लोगों में तो 10 से 12 साल का भी अंदर होता है और प्यार तो उम्र देखकर नहीं होता ना। सनाया स्टॉप इट, मैं ही पागल थी जो मैं यहाँ पर चली आई। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे पहले ही लगा था कि तुम मेरे प्रति अट्रैक्ट हो। लेकिन मैं सोची वह तुम्हारा अट्रैक्शन है। जैसे हर एक टीचर और स्टूडेंट का होता है और तुम मेरे बारे में इतना कुछ सोचते हो, यदि यह मुझे पता होता तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। तभी पीयूष उसे फिर से अपनी तरफ करते हुए कहना, क्या चाहती हो तुम? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सनाया गुस्से में, नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और ऐसा क्या तुमने मेरे अंदर देख लिया जो तुम्हें ये लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? पीयूष का तो दिल ही टूट जाता है। वह अपने आप को संभालते हुए, क्यों, जब मैं कल तुम्हारे करीब आया, जब कल मैं तुम्हें किस करने की कोशिश की, तब तुमने मुझे अपने से दूर नहीं किया। मैं इसको क्या समझूं? ये सुनते ही सनाया का शरीर कांप सा जाता है और अपनी शर्माहट छुपाते हुए गुस्से से, पीयूष मैं बहक गई थी, बाकी कुछ नहीं, और मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, ये बोल और बैग पैक करने लगती है। तभी पीयूष, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? ये पूछते वक्त उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है, जैसे वो इसका जवाब ना में ही सुनना चाहता है। सनाया पीयूष को देखते हुए, हाँ मैं किसी और से प्यार करती हूँ। पीयूष अपनी आई हुई नमी को छुपाते हुए लाल आंखों से, कौन है वह? सनाया, मैं ये बताना जरूरी नहीं समझती। पीयूष गुस्से में वहां से निकल जाता है। पीयूष के वहां से निकलते ही सनाया कपड़ा छोड़ बिस्तर पर धम्म से गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहीं ना कहीं वह भी पीयूष को पसंद करने लगी थी, पर वह अपनी पसंद को समझ नहीं पा रही थी। उसे सिर्फ ये पता था कि वह सिर्फ आदित्य से प्यार कर सकती है, बाकी किसी से भी नहीं। वह रोते हुए खुद से कहती है, पीयूष तुम मुझसे बेटर लड़की डिजर्व करते हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी, तुम मुझे घिन भरी नजरों से देखोगे। मैं आदित्य से अलग तो हो चुकी हूँ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना भी चाहती हूँ, पर मैं अपनी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं चाहती। तुम एक अच्छे इंसान हो, ये कह वो रोने लगती है। नीलिमा जी जो डोर पर ही खड़ी सब कुछ सुन रही थी, वह सनाया को रोते हुए देख उसके पास आ जाती है और उसके सिर पर हाथ रखती है। सनाया जैसे ही चेहरा ऊपर करती है, नीलिमा जी को देखकर उन्हें पकड़ रोने लगती है। नीलम जी उसके सिर को सहलाते हुए उसे कंसोल करते हुए, चुप हो जाओ बेटा। कुछ देर बाद सनाया चुप हो जाती है। तभी नीलिमा जी उसके चेहरे को ऊपर करते हुए, बेटा मैं नहीं जानती बात क्या है, पर मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। सनाया उन्हें देखने लगती है और बोलती है, पर मैं उससे प्यार नहीं कर सकती। नीलिमा मुस्कुराती हुए, आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप उसके प्यार को अपनाओ, पर आप यहाँ से मत जाओ। आपको मैंने अपनी बेटी माना है, इस हक से तो आप रुक सकती है ना। सनाया कुछ कह नहीं पाती। लगभग शाम के समय सूरज ढल रहा था। धीरे धीरे अंधेरा अपनी सन्नाटा बिखेरने लगा था। तो वहीं समुद्र के किनारे बहते समुद्र के पास दो इंसान वहां पर खड़े थे और सामने समुद्र को देखे जा रहे थे। काफी देर से चुप्पी के बाद एक शख्स बोलता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? दूसरा शख्स, जो कोई और नहीं आदित्य था, वह सामने वाले इंसान की तरफ घूरकर, देख तुम मेरी बहन को कब से जानते हो? सामने वाला शख्स कोई और नहीं शिव सिंह राठौर था। शिव तिरछी मुस्कुराहट के साथ, और मैं तुम्हारी इस बात का जवाब क्यों दूं? आदित्य उसे घूरते हुए, अगर तुम मेरे इस बात का जवाब नहीं दे सकते तो सीवी से 4 कोस दूर रहना। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई भी उसके आसपास भी भटके। शिव आदित्य को तिरछी नजरों से देखते हुए, वह तो इस जन्म में इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं उससे दूर नहीं हो सकता। ये सुन आदित्य की आंखें कठोर हो जाती है। तभी शिव आगे बोलता है, पर एक चीज का मैं प्रॉमिस जरूर करता हूँ। आदित्य उसकी तरफ देखने लगता है। तो शिव आगे बोलता है, मैं शिवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ बताना है, उम्मीद है कि तुम सब कुछ सही सही बताओगे। आदित्य वही समुद्र के पास जाकर बैठ जाता है। तो शिव भी उसके पास बैठते हुए अपने जेब से एक पॉकेट निकाल उसमें से एक फोटो आदित्य को दिखाते हुए, मुझे इस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। आदित्य जैसे ही उसे पॉकेट पर उसे लड़की की फोटो देखा है, उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वह शिव को देखने लगता है। शिव बेबस होकर, आदित्य में इस समय सब कुछ सच सच जानना चाहता हूँ। मैं जहां तक उसके बारे में पता लगाया सिर्फ इतना ही, वह तुम्हारी दोस्त है, क्योंकि इसके आगे तुम मुझे पता लगे नहीं दे रहे हो। आदित्य शिव को देखते हुए, क्यों जानना चाहते हो इसके बारे में? शिव तड़प के साथ, जिंदगी है वह मेरी, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। आदित्य सामने समुद्र को देखते हुए, उस जिंदगी को जिसमें तुम लोगों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। शिव गुस्से में, उसे मरने के लिए जिसने छोड़े था, उसकी जिंदगी में कब का बर्बाद कर चुका हूँ। बस मुझे अपनी प्रिंसेस से मिलना है। शिव उम्मीद भरी नजरों से आदित्य को देख रहा था। आदित्य सामने लहरे को देखते हुए, सनाया नाम है उसका, जो मैंने उसे यह नाम दिया था। ये सुनते ही शिव की तड़प और हो जाती है जानने के लिए। फिर आदित्य आगे बताता है, छोटी सी थी वह जब उसे कुछ लोगों से भागते हुए देखा था। नोच खाने के लिए दबोचे बैठे थे लोग।
जिस हालत में मुझे मिली थी मैं बस यही सोच रहा था कि कोई एक छोटी सी बच्ची के पीछे कैसे पड़ सकता है। ये कह वह उसे सनाया की बीती बातों के बारे में बताने लगता है। आप लोगों को मैं सनाया के अतीत के बारे में बता चुकी हूँ। शिव जैसे जैसे सुनता जाता है उसकी आंखें गुस्से से लाल होती जाती है। सब बताने के बाद आदित्य चुप हो जाता है। काफी देर तक शांति रहती है। आदित्य उठ जाता है तो शिव खड़ा हो आदित्य के पास जा उससे गले लग जाता है। आदित्य उसका पीठ थपथपा देता है। शिव, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने क्या बचा कर रखा। वह अमूल्य है मेरे लिए, थैंक यू। वही दूर खड़ा वीर जो आदित्य के साथ आया हुआ था वह उन दोनों को घूर रहा था। मन ही मन सोच रहा था मैं जब मैंने पूछा था कि यह इस आदमी को कैसे जानता है तो यह मुझे बाद में बताने का बोला। अब कैसे भरत मिलाप कर रहा है। कुछ देर बाद शिव वहां से जाने लगता है फिर अचानक रुक आदित्य से बोलता है वैसे तैयारी कर लो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे दरवाजे पर बारात लेकर आने वाला हूं और तुम्हारा जीजाजी बनने वाला हूं। ये बोल वहां से चला जाता है। आदित्य बस उसे घूरते रह जाता है। जब से आन्या को फोन आया था अननोन शख्स का तब से वह काफी डरी डरी सी रहने लगी थी। आदित्य जिसे आन्या की हालत देखी नहीं जा रही थी, पर उसे दूर जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो भी इंसान था वह काफी ज्यादा शातिर था। आदित्य के गैर मौजूदगी में आन्या कीर्ति के साथ उसके रूम में ही सोती थी। उधर सनाया और पीयूष में अब कोई बात नहीं होती थी। जब से सनाया ने यह बात बोली थी वह किसी और से प्यार करती है। पीयूष एकदम चुप हो गया था, वह कुछ दिन के लिए हॉस्टल चला गया था। सनाया को यह अच्छा तो नहीं लगता था, उसे लगता था कि वह उसकी वजह से अपने घर से गया है। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 6 से 7 दिन ऐसे ही निकल गए। पर इस बीच आन्या हमेशा अपने मोबाइल में खाली समय में कुछ न कुछ करती रहती थी और जब भी कीर्ति या कोई उसे देखने की कोशिश करती वह अपने मोबाइल को छुपा लेती। ये बात कीर्ति को अजीब तो लगती थी, पर वह आन्या से कोई जबरदस्ती नहीं बात करना चाहती थी क्योंकि वह आन्या का गुस्सा जानती थी। उधर आसिमा अधीरा के कहे अनुसार वह उसे वीडियो को देना तो नहीं चाहती थी पर उसके बॉस के दबाव के कारण वह उसे पोस्ट नहीं कर पाती। पर अधीरा के उस दिन की गई हरकत से आशिमा को ऑफिस जाने में भी शर्माती थी। पर एक कॉन्फिडेंस लड़की होने के नाते वह सबको यही दिखाती थी कि कुछ नहीं हुआ, पर अंदर ही अंदर उसका मासूमपन उसे शर्म में डुबोया जा रहा था। उधर सुधा जी की भी जिंदगी कुछ बेहतर हो गई थी। इस बीच उन्हें सौरभ का कोई कॉल नहीं आया था। परालोक जी काफी परेशान हो चुके थे। उनके मन में एक उथल पुथल मच चुकी थी और उनके मन की उथल क्या थी यह बात किसी को नहीं पता था। शादी के दिन भी नजदीक आ गए थे। पूरब इस बीच कई बार कीर्ति से मिलना चाहा पर आदित्य के घर पर होने के नाते पूरब वहां पर कदम नहीं रख सकता था। तो वही मोहित आन्या के बारे में सोचे सोच परेशान था। वह आशिमा के जरिए कई बार आन्या के बारे में पता करने की कोशिश की, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वह सगाई के बाद उसने आन्या को कहीं नहीं देखा। वह घर के बाहर कई घंटे तक रहता था लेकिन उसे आन्या कहीं दिखती ही नहीं थी। इस बीच आदित्य आन्या की फॉरेन कंट्री का किडनैप करना उसे समझ नहीं आ रहा था। वह उसके बारे में पता करने के लिए अपने सारे जासूस लगा दिए थे, उसे कुछ क्लू भी मिल चुका था। केडी अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपने मैनेजर और कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट केबिन में घुस जाता है जिसे देखकर केडी चिल्लाते हुए व्हाट द हेल, ऐसे कैसे तुम मीटिंग के बीच में आ सकते हो। तभी असिस्टेंट जिसे देखकर ही लग रहा था कि वह दौड़ा दौड़ा आया है वह हाँफते हुए बोलता है कुछ जरूरी बात है। केडी जो मैनेजर के साथ साथ 3 से 4 लोग और बैठे थे उन्हें देखते हुए उन सभी को बाहर भेज देता है और उसे देखकर पूछता है बोलो क्या बात है, क्योंकि केडी जानता था यदि उसका असिस्टेंट मीटिंग के बीच में से डिस्टर्ब किया है तो बात जरूर कुछ बड़ी बात है। उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस आदित्य सिंह राजवंश आपसे मीटिंग करना चाहता है। ये सुनते ही केडी शॉक्ड होते हुए क्या, फिर वह अपने से चेयर पर बैठते हुए क्या आप अपडेट है। उसका असिस्टेंट बोलता है वह आपसे जल्द से जल्द मीटिंग करना चाहते हैं और उन्होंने इस बारे में नहीं बताया कि मीटिंग किस मामले में है। केडी गहराई से सोचते हुए आदित्य सिंह राजवंश मुझसे मीटिंग करना चाहता है ये बात समझ नहीं आई। जो मुझे एक आंख देखना पसंद नहीं करता वह मुझसे मिलने के लिए बेचैन है। ये सोच उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी केडी पूछता है कौन कौन आ रहा है उसके साथ। असिस्टेंट बॉस वो और उसका राइट हैंड। केडी अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए उसे बोलो कि मैं उससे घर पर मिलना चाहता हूं, जरा मुझे भी तो उसके खिदमत का मौका मिले। ये क्या असिस्टेंट को देखता है। उसका असिस्टेंट वहां से चला जाता है। केडी सोच में पड़ जाता है। वही आदित्य के असिस्टेंट रोहन को इंफॉर्मेशन मीटिंग की मिल चुकी थी और वह इस समय आदित्य के सामने था। आदित्य का ये सुनना कि वह उसे घर पर मिलना चाहता है, वह एक नजर अधीरा को देखते हैं। अधीरा अपने कंधे उठाते हुए अपना काम निकलवाने के लिए कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वीर अपने मन में इन दोनों कमीनों का कुछ नहीं हो सकता। वही केडी का घर भी काफी आलीशान था। केडी ज्यादातर विदेश में ही रहता था, पर कुछ साल पहले ही उसने इंडिया में अपना घर रेडी करवाया था जहां उसकी फैमिली रहती थी।
केडी अपने हाल में बेसब्री से बैठा हुआ था। तभी बाहर कई गाड़ी रुकने की आवाज आती है। केडी की छोटी बेटी, जिसकी उम्र यही करीब 19 साल, उसका नाम जानवी था। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। केडी उठकर खड़ा हो जाता है। उसी के बगल में उसका बैठा असिस्टेंट मन ही मन सोचता है, बॉस को ऐसा क्यों इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वह भी अपने दुश्मन का। और ये तो केडी ही जानता था कि वह किसका इंतजार कर रहा है। केडी, जिसके घर के चारों तरफ काफी सारे बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, जैसे ही आदित्य के गार्ड को देखता है वह अपने बंदूक तान खड़े हो जाते हैं। पर तभी केडी का सीनियर गार्ड उन सभी को अपने हाथों से इशारा कर कुछ ना करने को बोलता है। आदित्य के गार्ड बाहर खड़े हो जाते हैं और वह अधीरा के साथ अंदर अपनी कदम रखता है। वीर और अर्जुन दोनों ही नहीं आए हुए थे। आदित्य और अधीर को अंदर आते देख केडी, जो फिर से घबराहट से नीचे बैठ गया था, वह उठकर खड़ा हो जाता है। आदित्य मुस्कुराते हुए, क्या बात है केडी, काफी बेसब्री से मेरा इंतजार किया जा रहा है। आदित्य की बात सुन केडी उसे घूर कर बोलता है, केडी, भले ही दुनिया के नजरों में एक गलत इंसान हो, पर मैं दिल का बहुत अच्छा हूं और मैं अपने घर के आए हुए मेहमानों के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करता। आदित्य मुस्कुराते हुए, तुम बिना अपने मतलब का कोई काम करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। केडी तिरछी मुस्कुराहट के साथ, बिना मतलब के तो तुम भी यहाँ नहीं आए हो। दोनों ही एक दूसरे को शिद्दत से दूर रहे थे। तभी पीछे से अधीरा अंदर आता है, जिसे देख केडी के आंखों के भाव कुछ बदल जाते हैं। वो दोनों अंदर आ पाते तभी एक लड़की आकर अधीरा से लिपट जाती है। यह इतना अचानक होता है कि अधीरा एक पल के लिए गिरते गिरते बचता है। तभी वह अपना चेहरा नीचे करता है तो उसे लड़की की सिसकी सुनाई देती है, जो रोते हुए एक ही बात बोले जा रही थी, भाई, भाई आप कहाँ थे? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? इतनी साल 8 साल बाद आप मुझे दिख रहे हैं। आखिर मेरी क्या गलती थी जो आप मुझे छोड़कर अकेले चले गए? पहले माँ फिर आप, क्या आपको सच में मेरी कोई परवाह नहीं है? उसका इस तरह बोलना देख अधीरा उसके पीठ पर हाथ रख देता है और वह सिर्फ एक ही बात कहता है, शांत हो जाओ। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थी, पर आवाज में एक हल्की सी कपकपाहट जरूर थी। वह लड़की यानी कि जानवी अपना चेहरा ऊपर कर अधीरा के चेहरे को छूते हुए, भाई आप कितने बड़े हो गए हो? अधीरा उससे घूरते हुए, तुम भी बड़ी हुई हो तो मैं भी तो बड़ा ही हूंगा ना। जानवी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसके आंखों में नमी वैसे ही रहती है। तभी जानवी को आवाज देते हुए, केडी, यदि तुम्हारी भरत मिलाप हो गई हो तो जाकर सभी के लिए चाय नाश्ता बना दो। जानवी अधीरा को देखते हुए, भाई आप मुझे छोड़कर जाओगे तो नहीं ना? मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो आप फिर से चले जाओगे। अधीरा उसके सर को थपथपाते हुए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ लाडो। जाओ, मुझे तुम्हारे हाथ का चाय पीना है और कुछ अच्छा सा बना दो, मैं भी देखूं मेरी गुड़िया को क्या क्या बनाना आता है। जानवी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह अंदर चली जाती है। अधीरा एक नजर केडी को घूरते हुए जाकर सोफे पर बैठ जाता है। कुछ देर में जानवी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और वह आदित्य से भी मिलती है। चाय नाश्ता हो जाने के बाद आदित्य केडी को देखते हुए, अब कुछ काम की बात हो जाए कि अभी और खातिरदारी करनी है। केडी कुछ नहीं बोलता और वह स्टडी रूम में चला जाता है। अधीरा भी उसके पीछे जाने लगता है तो केडी आदित्य से बोलता है, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, किसी और से नहीं। अधीर के कदम रुक जाते हैं। आदित्य उसे इशारा करता है तो अधीरा वही रुक जाता है और दोनों स्टडी रूम में चले जाते हैं। स्टडी रूम में दोनों आमने सामने बैठे थे। आदित्य केडी को घूरते हुए, मुझे तुमसे डील करनी है। केडी अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए, ऐसी कौन सी डील है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? आदित्य उठकर विंडो की तरफ जा बाहर देखते हुए, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसके बदले में तुम्हें इंडोनेशिया वाला प्रोजेक्ट दूंगा। ये सुनते ही केडी थोड़े हैरानी भाव से, ऐसी क्या बात जाननी है तुम्हें जो मुझे पता है और तुम उसके बदले वो डील दे रहे हो जिसके पीछे न जाने कितने लोग पड़े हैं, और इतने अरबों की डील मुझे देना चाहते हो, जिस डील को तुम मुझे कभी आसानी से नहीं देते। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए, डील मंजूर हो तो बात आगे किया जाए। केडी भी उसे घूरते हुए, तुम्हें क्या जानना है वह तुम बताओ। डील मैं खुद तय करूंगा कि मुझे क्या चाहिए। आदित्य की मजबूरी थी जो वह इस इंसान के सामने था। वह अपनी चेयर पर बैठते हुए, मुझे आन्या की मां मारिया के बारे में जानना है। केडी जैसे ही यह सुनता है, उसकी पकड़ जो वाइन पी रहा था उस पर कस जाती है और आदित्य को देखते हुए, और तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? आदित्य केडी को देखते हुए, ये बात तो तुम अच्छे से जानते होगे कि आन्या रिद्धिमा मेरी वाइफ है। केडी उसे देखते हुए, हाँ, जिसे तुम्हारी वाइफ नहीं होना चाहिए था। आदित्य केडी को देखते हुए, जो पैदा होते ही मेरे नाम लिख गई थी, उसे तो मेरा होना ही था। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुमने शिवांश ओबरॉय को आन्या के पीछे क्यों भेजा है? ये सुनते ही केडी सकप का जाता है। आदित्य बात बदलते हुए, अब अपनी डील रखो। केडी, मैं तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन दूंगा जितनी मुझे पता होगी। इस बार की शर्त मेरी होगी। आदित्य अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से उसे हामी भर देता है तो केडी उसे इशारा कर पूछता है, क्या पूछना है? आदित्य, कुछ समय पहले से आन्या का किडनैप किया जा रहा है
और किडनैप में उसके बॉडी पार्ट का प्रिंट लिया जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ इसके पीछे की वजह कौन है? केडी अपने वाइन गटकते हुए, ये सब आन्या की मॉम की वजह से है। आदित्य को अपना अनुमान सही लगा और वह आगे पूछता है तो केडी बताना शुरू करता है। ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो कि आन्या की मॉम यानी मारिया कौन थी। इतना तो तुम जानते हो, द माफिया वर्ल्ड दीनदयाल धनंजय उर्फ डीडी की बेटी, जो दिखने में बेहद मासूम और परी जैसी। दीनदयाल धनंजय यानी कि डीडी, जो माफिया वर्ल्ड के बादशाह थे, जो लीगल और अनलीगल दोनों ही कामों के मशहूर थे, जिसका नाम सुन लोग थर थर कांपने लगते थे। पर उन्होंने सिर्फ एक काम नहीं किया, लड़कियों की तस्करी। वह सारे इनलीगल काम करते थे, सिर्फ एक काम को छोड़कर। मारिया उनकी कमजोरी थी, जो छोटी छोटी बातों पर छुई मुई सी हो जाती थी। कोई नहीं जानता था, हर कोई डीडी दुश्मन बना। लोग उसकी पदवी को छीनना चाहते थे, पर कोई कुछ कर नहीं पाता था। माफिया वर्ल्ड में भी एक रूल था, बिना किसी वजह का कोई किसी को मार नहीं सकता। नहीं तो जो संघ ग्रुप बनाया गया था, वह बिना वजह लड़ाई करने वालों पर अटैक कर सकता था और संघ काफी मजबूत था। मारिया जो खुद एक कमजोर लड़की थी, लोग उसकी खूबसूरती के पीछे कायल थे। डीडी उसे मजबूत बनाने के लिए डीडी ने अपने गैंग में लाकर उसे धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस कराने लगे, ताकि वह उसके अंदर कॉन्फिडेंस ला सके, वह लोगों से लड़ सके। पर उन्हें यह नहीं पता था कि जिस लड़की को वह अपने गैंग में ला रहे हैं, कहीं वह उन्हीं में ढल ना जाए, और हुआ भी यही। धीरे धीरे मारिया को इन सब में इंटरेस्ट आने लगा। वह जैसे जैसे माफिया वर्ल्ड में खुद को ढालने लगती है, जो लड़की किसी की एक चोट ना देख सकती थी, वह मरते कटते लोगों को देख उसके अंदर एक सुकून सा छाने लगता है। जिस माहौल में लोग रहते हैं, उसी में ढल जाते हैं। ये तो कहावत तो सुनी ही होगी तुमने। बस धीरे धीरे छोटे मोटे काम मारिया भी करने लगती है, जैसे लोगों को गोली चलाकर मार देना, मारपीट करना। पर वह भी अपने डीडी के ही नक्शे कदम पर थी। वह किसी भी निर्दोष की जान नहीं लेती थी। पर धीरे धीरे यही चीज उसकी आदत में शामिल होती चली गई। उसे ये सब अच्छा लगने लगा। तभी उसकी इस लत के बारे में डीडी को पता चला, पर बहुत देर हो गई। जब डीडी ने उसे समझाना चाहा तो वह नहीं मानी, और उसका सिर्फ एक ही कहना था, क्या आप अपने इस काम को छोड़ सकते हैं? डीडी कुछ बोल नहीं पाते। धीरे धीरे डीडी का वह रुका काम जो उनके गैंग नहीं कर पाए, वह मारिया करने लगी। कुछ को तो अपनी अदाओं से, तो कुछ अपनी खूबसूरती से। धीरे धीरे मारिया का नाम काफी ज्यादा फेमस होने लगा। वह भी इतना फेमस कि लोग उसके नाम से भी डरने लगे, क्योंकि डीडी तो किसी वजह से ही मारते थे। पर मारिया, जिसमें उसका फायदा भी नहीं होता था, वह किसी पर अत्याचार होते हुए भी देखे तो वह उसे जिंदा दफना दे। एक काली का रूप बन चुकी थी, और औरतों के लिए एक देवी बन चुकी थी, जो सबके साथ हुए अन्याय के लिए मारकाट करती थी। पर तभी डीडी उसे एक मिशन पर भेजते हैं। उसे एक सीक्रेट मिशन पर भेजते हैं, जहां पर उसे कुछ पेपर्स चुराने थे। उसे मिलिट्री कैंप में जाना था, जो समुद्र के रास्ते से होते हुए कुछ मैप सीक्रेट रखे थे। उसी को चुराना था और लाकर डीडी को देना था, क्योंकि डीडी को ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था आतंकवादियों की तरफ से। यदि डीडी ये काम कर देता तो उसे आतंकवादियों के राइफल डीलर का काम मिल जाता, जो उसके लिए काफी फायदेमंद था। कईयों को उसने मिलिट्री कैंपस में अपने कदम रखे थे, और वह इस मामले में नाकाम रहे। डीडी की एक और सीक्रेट एजेंट वहां पर गई हुई थी, जो पिछले 7 साल से वापस नहीं आई थी। उसका भी पता करना था। वह मारिया की सबसे अच्छी दोस्त थी। मारिया इस मिशन पर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वहां पर सीक्रेट तरीके से रहना और सिंपल तरीके से जीना और पेपर चुरा के लाना उसे समझ नहीं आया। पर जब उसे पता चला कि उसे एक सीक्रेट एजेंट, जो कि खुद उसकी फ्रेंड थी, उसका भी पता कर उसे लाना है, उसके लिए वह मान जाती है। पूरी कागज दस्तावेज के साथ उसे मिलिट्री कैगस में डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में उसे भेजा जाता है। पर वहां पर जाने के बाद कुछ समय तक तो मारिया डीडी को अपडेट देती रही, पर धीरे धीरे उसकी अपडेट आनी बंद हो गई। धीरे धीरे 1 महीना से 2 महीना, धीरे धीरे 4 से 5 महीने बीत जाते हैं, पर डीडी को मारिया की कोई खबर नहीं मिलती। वह थोड़े परेशान से हो जाते हैं। आखिर थी तो एक बेटी के बाप। तभी अपने सबसे होनहार एजेंट सौरभ को भेजते हैं इस मिशन को पता करने के लिए। पर वहां जाने पर सौरभ को जो पता चलता है, वह बात जब वह डीडी को बताता है तो डीडी तिल मिला जाते हैं, और वह गुस्से में चिल्लाते हुए वह बोलते हैं, नहीं मारिया, मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं जाने दूंगा। अगर उन सभी को तुम्हारे बारे में पता चला तो वह सजा ए मौत और कुछ नहीं होगी, और मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता। ये बोल वह मारिया से मिलने शाम तक रवाना हो जाते हैं। सौरभ मारिया को डीडी के मिलने आने के बाद बताता है। मारिया भी मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वही एक गुप्त जगह पर डीडी उन सभी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से मारिया और उसके साथ एक और लेडी और सौरभ तीनों बाहर आते हैं। मारिया अपने डैड को देख उनसे जाकर जैसे गले मिलने वाली होती है, वह उसे एक जोर से थप्पड़ लगा देते हैं। मारिया वहीं पर गिर जाती है। तभी डीडी गुस्से में चिल्लाते हुए, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम यहाँ पर आकर शादी कर लो। मैं तुम्हें उस लेफ्टिनेंट आलोक कपूर को फंसाने के लिए बोला था, ना कि उससे शादी कर बैठने के लिए।
मारिया के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह बोलती है, डैड मैं उनसे सच में प्यार करती हूँ। मैं यह नहीं कर सकती। मैं यहाँ आकर जाना कि मैं कितनी गलत दिशा में जा रही थी, मुझे जीना है, अपना फैमिली बनाना है। मुझे इस सब में मत घसीटिए। तभी डीडी गुस्से में तिल मिलाते हुए, मारिया तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो। उन सबको पता चलेगा तुम कौन हो तो तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। खुद वह आलोक कपूर जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था। तुम्हें वह पेपर्स मिलते मिलते भी तुमने मुझे वह पेपर नहीं दिया। मारिया भी चिल्लाते हुए, पापा आपको पता भी है वह पेपर्स क्या है, उसके जरिए वह आतंकवादी इंडिया पर हमला कर सकते हैं। तभी डीडी गुस्से में, मैंने उन सब से डील की है और डीडी कभी भी अपनी डील को तोड़ता नहीं। तभी वह उनके साथ आए एक और लड़की जिसका नाम सारिका था। उसे देखते हुए, और सारिका तुम्हें तो मैं अपनी बेटी माना था और तुमने ये सिला दिया। मैं तो समझा कि तुम मर चुकी हो, पर तुम यहाँ से 6 साल से तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी देख रही हो। तुम्हें शादी करना ही था तो मुझे बता दिया होता, मैं शादी कर देता। सारिका आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए बोलती है, पापा प्लीज। तभी डीडी गुस्से में, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूं अब तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। अब तुम लोग को यहाँ से चलना है, ये काम सौरभ कर लेगा। और हाँ, उन दोनों को मरना होगा, क्योंकि अगर उन दोनों को पता चला तो वह एक बार भी तुम लोगों को मारने से पहले नहीं सोचेंगे। वह तुरंत मिलिट्री को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ना वो रहेंगे ना ही तुम लोगों की कोई जान पहचान पता चलेगी। बाकी को मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। सारिका और मारिया वह दोनों उनके पैरों में गिर पड़ते हैं और रोते हुए, मारिया बोलती है, नहीं डैड आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप उनको नहीं मार सकते। तभी डीडी गुस्से में, क्या तुम्हें खुद मरना मंजूर है? मारिया आपको किसी को मारने की जरूरत नहीं है, मैं जिस काम के लिए गई थी मैं वह काम जरूर पूरा करूंगी। सारिका भी वही बात कहती है, हाँ बाबा हम दोनों मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे और वह चीज आपको लाकर देंगे, पर आप उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। उनके इतना कहने से डीडी दिया एक मौका, इसमें तुम्हें काम पूरा कर जल्द से जल्द लाना है। ये बोल उन दोनों को देखे बिना वहां से चले जाते हैं और जाते जाते सौरभ बोल जाते हैं, और तुम्हें इन दोनों के साथ ही रहना है, ये बोल चले जाते हैं। मारिया जब मिलिट्री फोर्स में ज्वाइन हुई थी तभी खोजबीन करते हुए उसकी मुलाकात सारिका से होती है, और सारिका के ही जरिए वह आलोक से मिलती है। वही सारिका जो मिशन के लिए 7 साल पहले ही आई थी, वह तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि यदि वह अपने जिंदा होने की खबर बताएगी तो डीडी उसे यहाँ नहीं रहने देंगे, इसलिए उसने अपने ही मरने का षड्यंत्र रच दिया। वह एक सिंपल सी लाइफ पृथ्वी राजवंश के साथ बिताने लगी थी। पृथ्वी राजवंश आलोक कपूर दोनों ही एक ही बैच से थे और दोनों ही काफी पक्के और गहरे दोस्त थे। दोनों काफी सच्चे लेफ्टिनेंट थे। दोनों नेवी के बड़े ऑफिसर थे। सारिका जो डीडी की अडॉप्टेड बेटी थी, वह अपने मिशन के थ्रू पृथ्वी को अपना दिल दे बैठी थी। पृथ्वी जो ज्यादातर बाहर अपने ड्यूटी पर ही रहते थे, सारिका के प्यार स्नेह से वह उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे, या यूं कहूं उन्हें सच्चा प्यार हो गया था। धीरे धीरे उन दोनों का प्यार गहरा होता चला गया और प्यार उनका परवान चढ़ा और दोनों ही बाहर एक फ्लैट में रहने लगे। शादी ना होते हुए भी दोनों एक दूसरे से रिलेशन बना चुके थे। सारिका जिसे हमेशा एक डर लगा रहता था कि कहीं पृथ्वी को कुछ पता ना चल जाए, और वह इस डर में जीती आई थी। पृथ्वी जब इस अपने और सारिका के बारे में अपने घर पर गए और वह अपनी शादी के अपने प्यार और उसके बारे में बताने के लिए, पर रघुवेंद्र प्रताप राजवंश तो वहां पर उन्हें एक अलग ही न्यूज दे दी। उनके पिता अपने दोस्त की बेटी के साथ उसकी शादी तय कर चुकी थे। जब इस बारे में पृथ्वी ने उन्हें ना कहा तो राघवेंद्र सिंह ने सीधे तौर पर कह दिया, उन्होंने वचन दिया है और उन्हें विभा से शादी करनी होगी, नहीं तो वह उसका मरा हुआ मुंह देखेंगे। पृथ्वी ने अपने और सारिका के रिश्ते के बारे में भी बताए, पर रघुवंश प्रताप सिंह इसके सख्त खिलाफ हो गए और उनका सिर्फ एक ही कहना था कि उन्हें चाहे जितने लोगों से रिश्ता बनाना है बनाए, पर शादी उन्हें विभा से ही करना होगा। पिता के वचन रखने के लिए उन्हें ये शादी करनी पड़ती है। पर शादी की पहली रात ही वह विभा से इस बात को साफ शब्दों में क्लियर कर देते हैं कि वह शादी मजबूरी में किए हैं और वह किसी और से प्यार करते हैं और किसी और को अपनी बीवी मानते हैं। विभा जो पृथ्वी से बचपन से ही प्यार करती थी, वह ये सुनकर टूट जाती है। पहली रात जो किसी लड़की के लिए खूबसूरत होता है और उसका पति से यह कहकर इनकार कर देगी वह किसी और से प्यार करता है, इससे बड़ी जिल्लत कुछ नहीं हो सकती। तभी विभा जी भी थोड़े गुस्से में बोलती है, मुझे नहीं पता कि आपका किससे क्या संबंध है, पर मैं आपसे अपनी पत्नी का हक चाहती हूँ, और एक बार अगर आप मुझे अपनी पत्नी का हक दे देंगे, मैं आपको कभी जिंदगी में अपने पास आने के लिए नहीं कहूंगी। पृथ्वी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वह अपना दिल किसी और को दे चुके थे। जब विभाजी को एहसास हुआ कि पृथ्वी उनके करीब नहीं आएंगे तो वह तड़प गई थी। उस प्यार के लिए उन्हें सिर्फ एक रास्ता चुना, वो रास्ता नशीली दवा थी, जिसे अगले ही रात को उन्होंने पृथ्वीराज के खाने में मिलाकर उन्हें खिलाया था। वह करना नहीं चाहती थी, अपने प्यार की तड़प के लिए उन्हें ये करना पड़ा। अगली रात नशीली दवा ने असर दिखाया और विभा जी और पृथ्वी जी एक दूसरे के करीब आए।
अगले दिन अपने होश में आते ही इस बात के लिए उन्हें गिल्ट भी महसूस करते हैं। पर जैसे ही उन्हें सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं उन्हें ये साफ दिखता है कि यह गोली खुद विभा जी ने मिलाया। पृथ्वी, गुस्से क्यों कर रही हो अपनी यह जिंदगी बर्बाद? क्या हासिल हो जाएगा तुम्हें? मैं तुम्हें कभी नहीं अपना पाऊंगा। विभा जी मुस्कुराते हुए, मुझे अपनी जिंदगी से कुछ चाहिए भी नहीं। अब आप आजाद हैं। मैं इस घर की बहू के सारे कर्तव्य निभाऊंगी, पर मैं आपका इंतजार करूंगी। जब भी आपका दिल चाहे वापस आने का, आप मेरे पास वापस आ सकते हैं। पृथ्वीराज वहां से चले जाते हैं। उनके मन में एक गिल्ट भर जाता है कि वह सारिका का कैसे सामना करेंगे। जब वह अपने फ्लैट पर पहुंचते हैं तो सारिका उनका इंतजार कर रही थी। पृथ्वीराज अंदर जाते हैं तो देखते हैं सारिका उनका इंतजार कर रही है और वह भी काफी खूबसूरत से जोड़े पहने हुए थी। पृथ्वीराज उन्हें देख एक पल के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। चहकते हुए, हमें पता था आप जरूर आएंगे। आपको पता है हमने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। आपको तो ये बात अच्छे से पता है मुझे ना भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। पर फिर भी हमने आपके लिए रखा। मुझे पड़ोस वाली आंटी है ना, उन्होंने मुझे बताया कि व्रत रहने से पति की आयु लंबी होती है। पृथ्वी उन्हें बताना चाहते थे पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था वह अपनी शादी के बारे में उन्हें कैसे बताएं। जब सारी पूजा करवा चौथ का सारिका जी कर लेती हैं तो वह पृथ्वीराज को बोलती हैं, आपको पता है पर आपको कैसे पता होगा? ये बोल खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। आपके लिए एक बहुत गुड न्यूज रखी है, जिसे सुनकर आप खुशी से पागल हो जाएंगे। पर तभी पृथ्वी उनका चेहरा अपने हाथों में रखते हुए, सारिका मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सारिका पृथ्वी के चेहरे के भाव को देखते हुए, क्या हुआ प्रिया, आप इतने क्यों परेशान है, कोई बात है? पृथ्वी अपने आप को मजबूत कर राजवंश विला अपनी शादी से लेकर सारी बातों को बता देता है, जिसे सुन सारिका की तो दुनिया ही उजड़ जाती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। सारिका के बेहोश होते ही पृथ्वी परेशान से हो जाते हैं। वह तुरंत उन्हें गोद में उठा बेड पर लेटाते हैं। उनके ऊपर पानी के छींटे डालते हैं तो धीरे धीरे सारिका होश में आती है। वह जैसे ही पृथ्वी को देखती है वह उनके गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है कि हमें कुछ नहीं पता, हम बस इतना जानते हैं हम आपके बिना जी नहीं सकते। अगर आपने हमें छोड़ने की कोशिश भी की तो हम अपनी जान दे देंगे और साथ में अपने इस बच्चे की भी। पृथ्वी जब ये सुनते हैं तो वह धक्का से रह जाते हैं और वह सारिका का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, यह आप क्या कह रही हैं बच्चा? सारिका पृथ्वी का हाथ अपने पेट पर रखते हुए, हाँ हमारा बेबी आने वाला है। ये सुनते ही पृथ्वी तो खुशी से पागल हो जाते हैं और उनके आंखों में आंसू आ जाता है। वह सारिका के पूरे चेहरे को चूमने लगते हैं और सारिका को गोद में उठाते हुए, सारिका, सारिका, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता मैं कितना खुश हूं, आई लव यू सो मच। ये सुनते ही सारिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह शांत हो जाती है। तभी पृथ्वी उन्हें नीचे उतारते हुए, क्या हुआ सारिका, आप चुप क्यों हो गई? सारिका अपने आंसू भरी आंखों से, प्री हम नहीं चाहते हमारी तरह हमारा भी बच्चा नाजायज कहलाए। ये सुनते ही उसे ध्यान आता है और वह गुस्से में सारिका से बोलते हैं, यह आप क्या कर रहे हो सारिका, यह मेरा बच्चा है पृथ्वी राजवंश का। आपने इसे नाजायज कहने की हिम्मत भी कैसे की, क्या इसका बाप मर चुका है? सारिका उसके होठों पर अपने हाथों को रखते हुए, आप ऐसी बातें मत करिए। आपके मरने से पहले मैं खुद मरना पसंद करूंगी। सारिका पृथ्वी को देखते हुए, प्री हमारी शादी नहीं हुई है और ऐसे में हमारा बच्चा। तभी पृथ्वी वहां से उठते हुए पूजा की वह थाल लाते हैं जिसमें सारिका पूजा कर रही थी और उस थाल में से सिंदूर निकाल सारिका के मांग को भर देते हैं। सारिका अपनी बंद कर लेती है। पृथ्वीराज उन्हें मंदिर के पास ले जा मंदिर के सामने उन्हें देखते हुए बोलते हैं, हम आपको वचन देते हैं जब तक आप हमारे पास हैं हम किसी को भी अपनी पत्नी होने का हक नहीं देंगे। पत्नी तो हम आपको पहले ही मान चुके थे, पर आप हमारी फैमिली की रजामंदी चाहती थी, जो वह ना हो सका। पर आज से सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ रहूंगा। सारिका, जिसे कभी कोई प्यार नहीं मिला था, जो खुद एक अनाथ थी, जिसे दीदी ने सड़क से उठाकर अडॉप्ट किया था, पर उसे सिर्फ मार काट ही सिखाई थी अपने मिशन के लिए। वह पृथ्वी के प्यार में पागल हो चुकी थी और वह खुशी खुशी पृथ्वी के गले लग जाती है। तभी वह पृथ्वी से बोलती है, पर आपकी पत्नी? पृथ्वी, हम उन्हें अपनी पत्नी नहीं मानते, हमने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द साइन कर देंगी। ऐसे ही कर दिन बीतने लगते हैं। धीरे धीरे सारिका का 9वां महीना आता है। उसके बाद वह एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है जो कोई और नहीं आदित्य था। आदित्य के आने से दोनों की ही जिंदगी खुशहाल हो गई थी और यह खबर रघुवेंद्र सिंह को भी पहुंचती है। अपना पोता देखने की चाह में वह चोरी से हॉस्पिटल में आदित्य को देखने भी आए थे। विभा, जिन्होंने तलाक के पेपर पर साइन नहीं किया था, पर 6 महीने बाद पता चलता है कि उन्होंने भी एक बेटे को जन्म दिया है, जिसका नाम अर्जुन रखा जाता है। पृथ्वी को जैसे ये पता चलता है वह एक गिल्ट में और भर जाते हैं और पर वह पहले ही सब कुछ क्लियर कर चुके थे और वह कोई भी उम्मीद विभा को नहीं देना चाहते थे। वह अपने परिवार से एकदम दूरी बना चुके थे। विभा को तकलीफ तो बहुत थी, पर वह अपने बेटे के साथ खुश थी।
रघुवेंद्र जिसने हर कीमत पर पृथ्वी को घर लाने की कोशिश की थी पर वह असफल रहे। धीरे धीरे कर ऐसे ही 6 से 7 साल बीत जाते हैं और सब अपनी जिंदगी जीना सीख जाते हैं। आदित्य और पृथ्वी की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। दोनों ही एक बाप बेटे कम दो दोस्त ज्यादा लगते थे। सारिका जो एक अनाथ थी, उसे अपनी एक छोटी सी प्यारी सी जिंदगी मिल चुकी थी और उसमें वह खुश रहने लगी थी। पर खुशी की कब किसको नजर लगे ये कोई नहीं जानता। तो वही अब तक मारिया भियालोक कपूर जो नेवी लेफ्टिनेंट थे, उनके अंडर में काम करते करते वह उनसे प्यार कर बैठी, वह भी अपने मिशन से विचलित हो जाती है। प्यार धीरे धीरे शादी का रूप ले लेता है और हंसी खुशी उसकी शादी हो जाती है। पर एक झूठ जो उसने आलोक जी से बोला था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बीच वह सारिका से भी मिलती है और सारिका के साथ साथ आदित्य से भी। सभी काफी अच्छे से रहने लगे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सारिका भी पेट से होती है और यह बात आलोक को पता नहीं चलने देता, या यूं कहूं उसे खुद नहीं पता था कि वह प्रेग्नेंट है। जब दीदी उनसे मिलने आए थे इस बात का उन्हें सदमा लग गया था कि वह आलोक जी के नजरों में गिर जाएंगी और वह उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये चिंता उसे दिन प्रतिदिन खाए जा रही थी। तभी कमजोरी की वजह से एक दिन वह बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर उन्हें चेकअप कर बताते हैं कि वह 6 महीने से प्रेग्नेंट है तो वह शॉक्ड हो जाती है। वह हेल्दी जरूर हो गई थी पर उनके बेबी बम्प थोड़े थोड़े पता चलते थे, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और नॉर्मली 5 महीने तक बच्चे पता नहीं चलते कि पेट में है, धीरे धीरे 6 मंथ से उनका बेबी बम्प दिखने लगता है। मारिया फंस चुकी थी कि वह क्या करे। वह इस खुशी को आलोक को बताना चाहती थी और उसके चेहरे का रिएक्शन देखना चाहती थी, पर मजबूरी ऐसी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था वह इस सिचुएशन में क्या करे। एक तरफ उसके पिता डीडी तो एक तरफ उसका अपना खुद का पति और परिवार। वह ये बात सारिका को बताती है। सारिका जिसे खुद समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे उसे समझ नहीं आता। मारिया एक दिन आलोक से, आलोक हमारी अनाथ आश्रम से फोन आया, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो हमसे आखिरी समय में मिलना चाहती है, कुछ वक्त बिताना चाहती है। जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि हम आपसे मिल सके। आप भी तो मिशन पर जा रहे हैं, कुछ समय बाद हम वापस आ जाएंगे। आलोक, मारिया पर अकेले जाने की क्या जरूरत है, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। मारिया थोड़ी जिद्दीपन से, हम बोल रहे हैं ना चले जाएंगे। मारिया का जिद देख आलोक जी को झुकना पड़ता है। मारिया अपने कपड़े पैक कर वह आलोक के पास जाती है और उसके गले लग जाती है। आलोक, क्या हुआ, मेरी बीवी को आज कुछ ज्यादा ही मुझ पर प्यार आ रहा है, लगता है ये जुदाई का असर है। मारिया हल्की नमी के साथ, आलोक मैं आज आपके प्यार के रंग में रंगना चाहती हूँ, ये कह आलोक के होठों पर अपने होंठ पर रख देती है। आलोक उससे कमर के पकड़ लेते हैं और दोनों ही किस करने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी किस गहरी होती है और दोनों के कपड़े फ्लो पर होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के प्यार में गुम हो जाते हैं। मारिया को तकलीफ तो काफी होती है पर वह उसे बर्दाश्त करना चाहती थी। प्रेगनेंसी के ऐसे समय पर फिजिकल होना काफी खतरा होता है। मारिया ये बात अच्छे से जानती थी कि आलोक के साथ उसका साथ छूटने वाला है। सुबह होते ही मारिया वहां से चली जाती है। ऐसे ही 2-3 महीने निकल जाते हैं। मारिया और आलोक जी का बात तो होता था पर वो भी धीरे धीरे मारिया बात करना बंद कर देती है और एक मैसेज छोड़ देती है कि किसी काम के वजह से कुछ दिन तक आलोक से बात नहीं कर पाएगी। आलोक अपने काम में बिजी था, वह इस बात का ध्यान नहीं दिया। आदित्य जो ये सब सुन रहा था उसकी आंखें थोड़ी लाल थी इस समय। केरी आदित्य की तरफ मुड़ते हुए, लगभग कुछ महीने बाद हमें मारिया और सारिका दोनों की डेथ की खबर आई। उन दोनों की मरने की बात सुन पूरे माफिया वर्ल्ड में तहलका मच चुका था। किसी को नहीं पता है उनकी मौत कैसे हुई, या यूं कहूं उनकी मौत कैसी हुई, यह बात या मारिया या सारिका या खुद सौरभ जो उनके साथ था। और कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि पृथ्वी और आलोक सस्पेंड हो चुके हैं। जब पृथ्वी से मिला वह काफी गुमसुम हो चुका था, पर उसे तुम्हारी सहारा थी, तुम उसके पास थे, पर आलोक मारिया से धीरे धीरे उससे नफरत करने लगा था। यह बात कुछ और थी, यह आलोक ही जानता था। ऐसे ही दिन बीतने लगी और लगभग 5-6 महीने बीत जाते हैं, पर तभी आलोक को खबर पहुंचती है कि उसकी एक बेटी भी है जिसे मारिया ने जन्म दिया है। तो आलोक के आंखों में एक नई उम्मीद बन जाती है और वह डीडी के पास पहुंचते हैं। डीडी और वह दोनों आमने सामने थे। आलोक, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। डीडी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी गई है, मैं कभी भी तुम्हें इसे अपने साथ नहीं ले जाने दूंगा। आलोक फीकी मुस्कुराहट के साथ, इसे तो मैं ले जाऊंगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। मैं लीगली इसका बाप हूं, और दूसरी बात, यदि मुझे अपनी बेटी को पाने के लिए यदि कोर्ट में जाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप मुझे मेरी बेटी नहीं ले जाने देंगे तो आपके काले चिट्ठे मुझे सरकार के सामने खोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, पर मेरी फोर्स में कांटेक्ट अभी भी है। डीडी जो किसी से नहीं डरता था, पर कुछ सोच वह बोलता है, एक शर्त पर मैं तुम्हें ले जाने दूंगा।
आलोक उन्हें घूरते हुए, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके शर्त मानूंगा? मैं अपनी बच्ची को लेकर जाऊंगा। केरी मुस्कुराते हुए, वह तो तुम्हें मेरी बात मान के ही ले जानी होगी, नहीं तो तुम कितने भी केस लड़ लो, पर उसके लिए तुम यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगे। आलोक ये बात अच्छे से जानते थे कि डीडी कौन सी शख्सियत है और वह कुछ भी कर सकता है। उसे लगा बात आसानी से खत्म हो जाएगी, पर इतनी आसान खत्म हुई नहीं। तभी आलोक एटीट्यूड से बोलते हैं, कैसे शर्त है आपकी? डीडी मुस्कुराते हुए, एक बेटी की जिंदगी तो तुमसे खो चुका हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी दूसरी बेटी की तुम जिंदगी बनाओ। आलोक ना समझ में क्या कहना चाहते हैं आप? डीडी उसे देखते हुए, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दूसरी बेटी सुधा से शादी कर लो। आलोक जैसे ही यह सुनते हैं वह तिल मिलाकर उठ जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलता है, यह क्या बकवास है, मैं यहाँ पर अपनी बच्ची लेना आया हूँ, ना कि यहाँ पर शादी मनाने। उसकी इस तरह उठने से डीडी के बॉडीगार्ड वहां पर उसके ऊपर बंदूक ताने खड़े हो जाते हैं। आलोक हंसते हुए, क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं डर जाऊंगा? तुम्हारी इन बंदूक से न जाने कितने वजन बंदूक उठाकर लड़ाई की है, और तुम सब मुझे डरा रहे हो। तभी डीडी एक पैर के ऊपर पैर रखते हुए, कभी कभी जो काम बंदूक नहीं करती है वह अपने करवा देते हैं। डीडी किसी को इशारा करता है। एक छोटा सा बच्चा अपने हाथों में लिए एक बच्ची लाता है, ये कोई और नहीं अधीरा था, जिसके हाथों में आन्या थी। अपने बच्ची को देख आलोक का दिल तड़प जाता है और उनके दिल में एक दर्द होता है। वह अपने बच्चों को लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वैसे ही केरी, जो खुद डीडी का बेटा था, वह उस बच्ची के सर के ऊपर बंदूक रखते हुए, कैप्टन साहब अभी आपने सुना नहीं, बच्चे को ले जाने के लिए आपको क्या करना है? आपको मेरी छोटी बहन सुधा से शादी करना है। आलोक जी भावुक हो चुके थे। वह जानते थे इन दरिंदे कुछ भी कर सकते हैं, इन सब पर भरोसा नहीं है। वह हताश हो जाते हैं और उनकी शर्त करने को तैयार हो जाते हैं। सुधा जब ये बात सुनती है तो वह पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वह और सौरभ दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। पर मारिया और सारिका के साथ साथ सौरभ का भी कोई अता पता नहीं था। आलोक और सुधा की कोर्ट मैरिज वहीं पर कर दी जाती है। ये सब डीडी पहले से जानता था, उसने सारी तैयारी कर रखी थी। आन्या, जिसकी देखभाल शुरू से ही सुधा अपनी बच्ची की जैसे कर रही थी, और साथ में अधीरा की मां प्रीति उसे दोनों मिलकर संभाल रही थी। अधीरा जो उस बच्ची के पास किसी को आने ही नहीं देता था, दिन रात उसी को लेकर घूमता रहता था। उसकी आन्या में जान बसने लगी थी। वह आन्या को दूर जाते नहीं देख पाया था। तभी आलोक जी अपने बच्चे को अपने हाथ में लेते हैं, उनकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। वह अपने बच्चे को देखते हैं जो टोटल कॉपी मारिया की थी। वह उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। सुधा की खुद की मजबूरी थी, वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद केडी, डैड आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? आप जानते हैं ना, सारे माफिया वर्ल्ड की चाबी इस बच्ची के हाथ में है। अगर उन सभी को पता चल गया कि आपके सारे साम्राज्य का और छुपी हुई हीरो की संपत्ति इस बच्ची के पास है, तो वह लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और वह सिर्फ हमारे पास महफूज रह सकती है। डीडी केडी को देखते हुए, तुम शायद नहीं जानते, मैं आलोक कपूर की आंखों में एक सच्चाई देखा हूं। वह सच में मेरी बेटी से प्यार करता था। सुधा की शादी मैंने इसलिए कराई क्योंकि सुधा और हमारे ऊपर तलवार लटक रही है। हमारे साम्राज्य कमजोर हो चुकी है क्योंकि हमने अपना वह काम नहीं किया जिसके लिए उन्होंने हमें इतने साल दिए, और वह सब हम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। हमारे जीने की उम्मीद बस कम बची हुई है। वो सब यह नहीं जानते मारिया की शादी किससे हुई थी। ये बात भले ही वह जान गए हैं कि वह अब दुनिया में नहीं रही, सारी प्रॉपर्टी, सारे दस्तावेज इस बच्ची की है, पर उन्हें ये कभी नहीं पता चलेगी कि यह आलोक कपूर के पास है। केडी कुछ बोल नहीं पाते। आलोक, जो अपनी छोटी सी प्रिंसेस को अपने साथ ले जा रहे थे, इस बात से अनजान कि वह तो पहले ही अपनी मुसीबत को सर ले चुकी है, जो जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी उसके सिर पर खतरा बढ़ता जाएगा। पूरे माफिया गैंग में यह बात फैल चुकी कि वह बच्ची गायब है जिसके नाम पर सब कुछ है। वो आतंकवादी जिन्होंने डीडी को काम दिया था, एक तो उनका इतने साल तक का काम बर्बाद हुआ, साथ में उन्हें वह पेपर नहीं मिला और उल्टा भारत ने उन्हें ऊपर ही आक्रमण कर दिया था। और वह ये सब जिम्मेदार डीडी को मानते थे और वह डीडी का साम्राज्य चाहते थे और उसको हड़पना भी। आलोक उस बच्ची को लेकर अपने घर पर आ चुके थे। सुधा जी भी अब तक घर आ चुकी थी। आलोक सुधा से साफ और स्पष्ट ये बात कह चुके थे कि वह उसे कभी नहीं अपना नहीं सकते। पहली वजह कि वह उस धोखेबाज की बहन है। दूसरी बात, वह अपनी जिंदगी में किसी भी दूसरी औरत को जगह नहीं दे सकते। सुधा जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। शायद वह आलोक से यही उम्मीद चाहती थी और उन्हें आज विश्वास हो गया कि उनकी बहन किसी सच्चे आदमी के साथ थी और इसी वजह से वह इतनी बदल गई थी। सुधा मुस्कुराते हुए, आलोक, मुझे आपसे मिलने की चाहत थी क्योंकि दी ने मुझे आपके बारे में बताया था। आप कैसे हैं? आप उनसे नफरत न करें, पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको कभी भी पत्नी होने का हक नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं खुद किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उससे अपनी जिंदगी दे चुकी हूँ। मेरे जिंदगी में उनके अलावा कोई नहीं आ सकता।
समय के साथ साथ सब बदलता चला गया। सुधा उस बच्ची का नाम रिधिमा रखती है और उसका पालन करने लगती है, अपने खुद की एक बच्चे की तरह। आलोक के लिए तो अपनी बच्ची ही उसकी दुनिया थी। पर जॉब छोड़ देने के बाद वह अपनी धीरे धीरे अपने बिजनेस में हाथ लगाने लगे। पर कुछ महीने बीतते बीतते ही खबर आई कि डीडी की मौत हो चुकी है। यह मौत आग की तरह फैल गई। केडी का कोई अता पता नहीं। वह सभी गायब हो चुके थे। सुधा जी उस दिन बहुत रोई थी। डीडी चाहे कुछ भी था पर अपने बच्चों से हमेशा प्यार करता था। इतना सुधा जी को टूटते देख पहली बार आलोक में उनकी तब अपना हाथ बढ़ाए, उन्हें सांत्वना दी। दिन बीते वह दोनों एक दोस्त की तरह रहने लगे। पर आलोक जी का मन ही जानता था कि वह जो मारिया से नफरत करने का दिखावा करते हैं, क्या वह सच में नफरत है या कुछ और। सारिका और मारिया की मौत एक मिस्ट्री बन गई थी। आखिर उन दोनों की मौत हुई कैसे, ये बात किसी को नहीं पता थी। ये कहते हुए आदित्य की तरफ घूम कर, अब तुम्हें ये पता चल गया होगा कि आखिर अन्य का किडनैप क्यों किया जा रहा है। क्योंकि पूरी सल्तनत अन्य हिस्से में है। मैं खुद उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी आदित्य उसे घुरते हुए तुम प्रोटेक्ट कर रहे थे या अन्य को अपने बस में कर सारी प्रॉपर्टी को अपने अंदर करना चाहते थे। केडी उसे गुस्से में देखते हुए, अपनी खुद की प्रॉपर्टी लेने में मुझे कोई शर्म नहीं है, पर मैं कभी भी अपने बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं वह कंस मामा नहीं हूं जो कंस की तरह चाले चलूं। वह मेरी बच्ची है जिसे मैं अपनी गोद में उठाया था। आदित्य जो ये सब सुनते हुए वह अपने अतीत खो गया था, क्योंकि सारिका उसकी मौत ही उनकी मौत की मिस्ट्री केडी को तो नहीं पता थी, पर आदित्य को बहुत कुछ पता था। और यदि कुछ नहीं पता था तो उसे जानने का एकमात्र सहारा वह कोई और नहीं सौरभ था। सौरभ उसे बता सकता था कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आदित्य वहां से उठ जाता है और जाने लगता है तो केडी बोलता है, अब मेरी शर्त नहीं सुनोगे कि इस राज के बदले मुझे क्या चाहिए। आदित्य केडी की तरफ होते हुए, कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए तुम्हें। केडी हंसते हुए, यदि मैं तुमसे तुम्हारे असर का पद छीनना चाहूं तो। आदित्य उसे देखते हुए, असर कोई बेचने वाली चीज नहीं है जो मैं तुम्हें बेच दूं। वह खुद अपने आप में एक ब्रांड है जिसे मैंने बनाया है, और असर सिर्फ मैं नहीं, मेरा हर एक सिपाही असर है। किसे किसे तुम खरीदोगे। केडी चुप हो जाता है, फिर कुछ देर बाद बोलता है, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। केडी के ये कहने पर कि उसे उसका बेटा चाहिए, आदित्य रुककर उसे अजीब नजर से देखने लगता है, जैसे किसी पागल को देख रहा हो। केडी उसकी नजर को भांपते हुए, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। आदित्य अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में रख उसकी तरफ आते हुए उसे ऊपर से नीचे देखते हुए, मेरे हिसाब से तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। केडी उसे घूरने लगता है तो आदित्य उसे एक्सप्लेन करते हुए, अभी तुमने कहा कि तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए, बेटा मतलब तुम उसके बाप हो, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा कैसे दे सकता हूँ। ये सुन केडी दांत पीसते हुए, अगर वह मेरी बात सुन सकता तो मैं यहाँ पर तुमसे यह बात नहीं कहता। वह सिर्फ तुम्हारी बात मानता है और तुम्हारे साथ रहता है। आदित्य तिरछी मुस्कुराहट के साथ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बेटा अपने बाप और अपने परिवार को छोड़ किसी दूसरे इंसान के साथ रहता है। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। ये बोल वो सोचने का नाटक करने लगता है। केडी अपने लाल आंखों से आदित्य को देखता रह जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे आदित्य उसके जले पर नमक मिर्च दोनों ही छिड़क रहा हो। पर तभी आदित्य वहां से जाते हुए, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है तो मैं कोशिश करूंगा इस बारे में बात करने की। ये बोल वह चला जाता है। केडी गुस्से में, मुझसे सारी बातें जान लेने के बाद अब मेरा काम करने के बारी आई तो एटीट्यूड दिखा रहा है। यदि बात रिधिमा के सेफ्टी की ना होती तो मैं पागलों की तरह आगे पीछे घुमाता। ये बोल गुस्से में उसके पीछे चला जाता है। नीचे जानवी ने सारा खाना रेडी कर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था और वह अधीरा से बातें किए जा रही थी। कभी उसके कॉलेज की बात तो कभी अपनी फ्रेंड के बारे में, कभी बीती बातों को। अधीरा बस तक अपनी छोटी सी नन्ही प्यारी बच्ची को देख रहा था। उसे काफी तकलीफ भी हो रही थी। उसने उसका बचपन नहीं देखा। तभी आदित्य और केडी वहां पर आते हैं। अधीरा जैसे ही आदित्य की तरह देखता है, आदित्य उसे अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है। जानवी खिलखिलाते हुए, पापा आपको पता है आदित्य भाई ने बताया मेरी कुछ और भी फैमिली है और वह मुझे वहां पर ले जाएंगे। प्लीज पापा, क्या मैं वहां जा सकती हूँ। केडी गुस्से में आदित्य को देखते हुए, एक बेटा तो चला ही गया, अब मेरी बेटी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। आदित्य बेफिक्री से लंच अपनी थाली में रखते हुए, अगर अपना बेटा वापस चाहते हो तो प्यार बांटो, उसे एहसास दिलाओ कि तुम अपने बच्चों के बारे में सोचते हो। नहीं तो जिंदगी भर बिना बेटे के तो थे ही, अब एक बेटी के बिना भी रहना। उसकी कटाक्ष सुन केडी गुस्से की घूंट भरकर रह जाता है, पर उसकी बात को सोचने लगता है तो उसे एहसास होता है कि आदित्य उसे क्या कहना चाहता है। अधीरा जो हाथ धोने गया था वह वहां पर आता है और सभी बैठकर लंच करने लगते हैं। आज केडी की आंखों में कुछ इमोशन अलग थे। कहा जाता है कि जब इंसान अपने एक उम्र के पड़ाव में आता है तो उसके बच्चे और उसके परिवार ही उसके सबसे बड़े धन होते हैं। जिस जिंदगी को बनाने में उसने अपने बच्चों तक का ध्यान नहीं दिया,
आज वह खुद को अकेला महसूस करता है, पर जब परिवार बिखर जाता है तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। जानवी आदित्य से भी काफी कुछ बातें करती है। उसे आदित्य काफी ज्यादा पसंद आता है। आदित्य का नेचर तो कुल था ही। वह अपने दुश्मनों के लिए काल था, बाकी अपने दोस्तों और अपने फैमिली के लिए तो कुछ भी कर सकता था। तो आन्या की बहन को कैसे हो इग्नोर कर सकता था। अधीरा अपने खाने को खाते हुए, मिस्टर केडी, मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। आपके इस नर्क में वह काफी साल तक रह चुकी है। सोच रहा हूँ उसे कुछ दुनिया की सैर करा दूँ। ये बोल वह खड़ा हो जाता है और जानवी को चलने का इशारा करता है। तभी केडी, मैं भी यही सोच रहा था, तुम उसे ले जाओ वहां पर, यहाँ पर काफी अकेली पड़ जाती है। अधीरा, जिसे ये सुनने की उम्मीद नहीं थी, वह एक नजर केडी को देखता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि केडी उसे इतनी आसानी से जानवी को ले जाने देगा। बहुत पहले भी अधीरा जानवी को ले जाने की कोशिश की थी, पर केडी ने जानवी को जाने नहीं दिया था। उस समय जानवी काफी रोई थी। जानवी कुछ देर में अपना सामान लाती है और सभी बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर में उनकी गाड़ी वहां से निकल जाती है। केडी अपने खाली आंखों से उस गाड़ी को जाते हुए देखते हैं। आज उन्हें यह एहसास होता है कि वह अपने परिवार से कितना दूर थे, अपने बेटे से कितना दूर थे। वह बेटा जो उनकी कभी जान हुआ करता था, पर उनकी एक गलती से उनका बेटा उससे इतनी दूर हो गया। उनके आंखों में हल्की नमी आ जाती है और वह आदित्य के बातों को सोचते हुए, तुम इतने भी बुरे नहीं हो असर, ये कह मुस्कुरा देते हैं। वहीं कॉलेज में आलिया और प्रिया बाहर आते हुए, यार आज इस प्रैक्टिकल ने मेरी जान निकाल दी। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी हमें प्रैक्टिकली चिरफाड़ सिखाने की। प्रिया आन्या को देखते हुए, आन्या तुझे अंधेरा और अकेलापन से इतना डर लगता है कि तू पूरा घर सर पर उठा लेती है। और उस आदमी का इतनी ज्यादा चीर फाड़ कर हमें सिखा रहे थे और तुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था। मुझे तो लग रहा था जैसे मैं बेहोश ही जाऊंगी। आन्या बेफिक्री से, भला मुझे क्यों डर लगेगा, अगर डर लगता तो मैं इस क्षेत्र में कभी आती ही नहीं। मुझे तो शुरू से ही डॉक्टर बनना था, क्योंकि मेरी मॉम भी डॉक्टर थी। बस इसलिए हम दोनों बहनों से डिसाइड किया था कि हमें भी डॉक्टर बनना है। अब तू इतना पैनिक क्यों कर रही है। अगर ऐसे ही करेगी तो तुझे तो अभी और आगे ज्यादा ये सब करना है। तेरा अभी से ये हाल है। ये कहते हुए अपने हाथ पोंछते हुए कैंटीन की तरफ चली जाती है। प्रिया उसे देखते हुए मन में वहां पर खड़े सभी लोगों की हालत खराब थी। हम न्यू इंटर्न थे, हाथ पैर कांप रहे थे। एक आदमी के शरीर से उसके बॉडी पार्ट को निकाल रहा था, पर आन्या इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकती है। अब प्रिया को कौन समझाए कि यह खून का असर था। मारिया जो खुद एक ऐसी लेडी थी जिसे डर नाम की एक चीज भी नहीं थी, तो उसकी बेटी में ये गुण कैसे आता। वह तो समय और हालातों ने उसे एक डरपोक लड़की बना दिया गया था। बाहर कैंटीन में सभी बैठे होते हैं, सारे गैंग बैठे हुए थे। आन्या और प्रिया का ही इंतजार कर रहे थे। तभी निम्मी, दी आप लोगों को इतना लेट क्यों हो गया। अब देखिए हम लोगों के लंच खत्म होने का भी टाइम हो गया है। तभी प्रिया, अरे बेटू आज हम सभी का प्रैक्टिकल था। तभी आन्या की नजर कीर्ति पर जाती है, जो खोई हुई बैठी थी। आन्या, किट्टू तुझे क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है। कीर्ति अपने होश में आकर, कुछ नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी पीयूष, बिना ऐसी कोई बात की तुम इतनी शांत हो नहीं सकती। हम जब से आए हैं तो किसी ख्यालों में खोई हो। तभी कीर्ति अपने मन की बात रखते हुए, दी पूरब मार्केट जाने के लिए बोल रहा था और मेरा मन जाने का नहीं था और मैं उसको मना भी नहीं कर पा रही हूँ। आन्या, तेरी शादी होने वाली है, हम सब के साथ जाती है और अपने होने वाले पति के साथ जाने का तेरा मन नहीं कर रहा। पीयूष और प्रिया दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। प्रिया, तुझे कोई दिक्कत है तो हम भी चलते हैं तेरे साथ। यह सुन कीर्ति की आंखें चमक जाती है। दरअसल पूर्व इतने दिन से कीर्ति के ना मिलाने से परेशान था। जब कीर्ति कपूर हाउस पहुंचती है तो पूरब भी वहां पहुंचता है। आसिमा के शादी और उसके एंगेजमेंट को लगभग एक हफ्ते ही रह गए थे और पूरब शॉपिंग की बात घर पर करता है। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब कौन बताए कि पूरब कीर्ति के साथ कैसा व्यवहार करता था। कीर्ति बड़ी मुश्किल से वहां से कॉलेज चली आई थी, पर पूरब का ये कहना कि वह उसका बाहर इंतजार करेगा, उसकी हालत खराब थी। सभी के जाने का सोच वह खुश हो जाती है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी निम्मी जो समोसे खा रही थी, उसका समोसा अचानक लेते हुए राहुल अपने मुंह में डाल देता है, जिससे निम्मी हटबटा जाती है और चीखते हुए बोलती है, राहुल मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरी भी कोई भी चीज छीना मत करो। ये कह वह उससे समोसा छीनने लगती है। राहुल गोल गोल घूमते हुए, जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाती है वह चीज मेरी हो जाती है। निम्मी उसे घूरते हुए, और जो चीज मेरी है मैं उसे लेकर रहती हूँ। ये कह वह उसके पीछे भागने लगती है। दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। सब उन्हें देखने लगते हैं। तभी पीयूष, निम्मी छोड़ो उसे, इधर आओ। पीयूष की आवाज पर वो उधर देखती है तो राहुल बचे समोसे को वह पूरा मुंह में डाल देता है। वह जाकर पीयूष के पास बैठ जाती है।
उसका रोने जैसा चेहरा देख सभी परेशान हो जाते हैं। तभी राहुल उसके अपना प्लेट रखते हुए, मैंने तेरा एक खाया था ना, ले तू पूरा खा जा। निम्मी तुरंत उस प्लेट से समोसे ले खाने लगती है। राहुल उसे देखने लगते हैं तो निम्मी उसे एक आंख मार देती है। सब समझ जाते हैं कि वह बदमाशी कर रही थी। कुछ देर बाद सभी बाहर आते हैं तो कीर्ति की नजर सामने कार से टिककर खड़े पूरब पर जाती है। पूर्व के चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर सी स्माइल थी जो सबकी नजरों में थी। पर वह स्माइल सिर्फ कीर्ति समझ सकती थी कि वह उसके पीछे कितनी बड़ी राक्षस छुपा है। पूरब चलकर कीर्ति के पास आते हुए, कीर्ति चले। तभी प्रिया पूरब के पास आते हुए, पूर्व अब हमारे इकलौती प्यारी दोस्त की बहन की शादी है, तो हम सब सोच रहे हैं क्यों ना हम सभी शॉपिंग पर चले। कॉलेज और घर करने में हमें मौका ही नहीं मिलता शॉपिंग करने का। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम सब साथ में जा सकते हैं। ये सुनते ही पूरब के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है और वह गुस्से में उबल जाता है, पर कुछ बोल नहीं पाता और फीकी मुस्कुराहट के साथ, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल चल सकती हो, ये कह वह अपने कार में बैठ जाता है। कीर्ति के साथ प्रिया और आन्या भी उसके कार में बैठ जाती है और पूरब के कार में राहुल और निम्मी बैठ जाते हैं और उन दोनों की गाड़ी शॉपिंग मॉल की तरफ चली जाती है। तभी एक बॉडीगार्ड जो हमेशा कीर्ति के और आन्या पर नजर रखे जाता है, वह किसी को कॉल कर सारी बातें बता देता है। वही एके इंटरप्राइजेज में आलोक कपूर अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और अपना काम कर रहे थे। उन्होंने अपने कंपनी को अपने लगन और मेहनत से काफी ऊंचाई पर छू ली थी। भले ही उनकी कंपनी टॉप 10 में या टॉप 20 में नहीं आती थी, पर वह काफी रिस्पेक्ट कंपनी में आती थी। उनकी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से उनकी कंपनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपने कंपनी का नाम आन्या और कीर्ति के नाम पर रखा हुआ था। सभी को लगता था का मतलब आलोक कपूर, पर यह तो उनकी दोनों पर बेटियों का नाम था। तभी उनके मोबाइल रिंग करता है। वह अपने कॉल को रिसीव करते हैं तो उधर से, सर हम बहुत पता करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें कुछ पता नहीं चल रहा, हमें कुछ दिन का और समय दें। आलोक जी गुस्से में, हम तुम्हें एक हफ्ते दिए पर एक काम का पता नहीं कर पाए। उधर से वह आदमी, सर हमें जिस इंसान के पीछे आपने लगाया था, वह इंसान कब निकलता है कब कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता, और अब लेडी को खोजने की बात कर रहे हैं, उनका अभी तक मैं फोटो तक नहीं देखा, जिससे मुझे खोजने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। क्या उनकी एक फोटो मिल सकती है। आलोक बाद में बात करने का बोल कॉल कट कर देते हैं और अपनी आंखें बंद कर सीट पर अपना सीट टिका देते हैं। तभी वह अपने ड्रॉ खोलते हैं और उसमें से एक बुक निकलते हैं और उसके बीच से एक फोटो निकाल उसे देखने लगते हैं। ये फोटो मारिया और आदित्य की थी, जिसमें वह दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। आलोक अपने नफरत और गुस्से में मारिया की सारी यादों को जला दिया था, सब कुछ राखा कर दिया था, पर फिर भी वह मारिया की एक निशानी को ना चाहते हुए भी अपने पास रखे हुए थे। वह मारिया की फोटो को देखते हुए, तुम यह मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हारी खोज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुमसे अपने सवालों का जवाब मांगना चाहता हूँ, जो तुम मुझे छोड़कर चली गई और मेरी बेटी के ऊपर इतनी बड़ी समस्या डालकर चली गई, जिससे आज मेरी बेटी हर पल खतरे में है। ये सब कहते हुए उनकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। आज वह मारिया का चेहरा पहली बार, या यूं कहूं 20 साल बाद देख रहे थे, क्योंकि वह अपने आप को समझा रहे थे कि वह मारिया से नफरत करते हैं और आन्या के चेहरे को ही देखकर एक सुकून ढूंढते थे। वही मॉल में पूरब काफी चिढ़ा हुआ था। वह हद से ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि कोई भी उसे कीर्ति के साथ अकेला छोड़ता ही नहीं था। पीयूष और प्रिया दोनों ही यह बात जानते थे कि पूरब एक अच्छा इंसान नहीं है। भले ही कीर्ति उन्हें नहीं बता रही थी, पर कीर्ति के आंखों में पूर्व के लिए डर देखा जा सकता था, इसलिए वह सब उसे अकेला छोड़ ही नहीं रहे थे। वही आन्या बेफिक्रे से अपनी शॉपिंग कर रही थी। तभी वह जेंट्स रो में चली जाती है और वहां पर वह आदित्य के लिए शर्ट देखती है। वह शर्ट को देख सोचती है कि वह आदित्य के लिए भी शॉपिंग कर ले। वह खुशी खुशी जाकर वह शर्ट को देखने लगती है। तभी उसे अपनी कमर पर कुछ फील होता है, तभी कोई उसे पीछे से गले लगा लेता है। यह महसूस कर आन्या के आंखों में और पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ जाता है, क्योंकि यह छुबन किसी अलग इंसान की थी। उसने उस इंसान को झटक कर दूर कर देती है। तभी वह पीछे मुड़ उस इंसान को देख बोलती है, आप। आन्या को अपने कमर पर किसी दूसरे का एहसास समझ वह घबरा जाती है और तुरंत उस हाथ को झटक देती है और पीछे जैसे ही मुड़ती है उस इंसान को देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह बोलती है, आप। सामने वाला इंसान भी थोड़ा नासमझी में, ओ तो आप है, आई एम सॉरी, आपको पीछे से देखकर हमें लगा आसिमा आई हुई है, क्योंकि आप दोनों का फिगर बिल्कुल एक जैसा देखने में लगता है। ये बोल उससे ऊपर से नीचे देखे लगता है। उसकी ऐसी बातें सुनता अनकंफर्टेबल हो जाती है। यह कोई और नहीं, मोहित था। मोहित जो इसी मॉल में अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। तभी उसकी नजर आन्या पर पड़ती है। उसकी आंखों चमक में जाती है और वह पीछे से आकर आन्या को बाहों में भर लेता है और दिखावा ऐसा करता है जैसे उसने मिस्टेक में ये गलती कर दी।
आन्या अपनी हिचक छुपाते हुए, ये सच है, हम सारी बहनें एक जैसी हैं। और आप यहाँ पर? मोहित मुस्कुराते हुए, साली साहिबा हम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आए हुए थे। तभी मुझे लगा कि आसिमा आई है। वैसे आसिमा कहाँ पर है? वह दिखाई नहीं दे रही। आन्या दी तो अपने काम पर होगी, हम सभी कॉलेज से आए हुए हैं यहाँ पर शॉपिंग करने। मोहित तभी वहां पर कीर्ति भी आ जाती है। कीर्ति मोहित को देखकर, हाय जीजू। धीरे धीरे सब इकट्ठा हो जाते हैं और सभी अपने शॉपिंग कर चुके थे। पूरब जो कि मोहित को आन्या के करीब आते हुए देख चुका था, उसके चेहरे पर एक टेढ़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वह साफ साफ देख पा रहा था कि मोहित जानबूझकर आन्या को गले लगाया था। एक घटिया आदमी को न पहचान सके, ऐसा भला हो सकता है? वह अपने मन में कुछ सोच मुस्कुरा देता है। सभी शॉपिंग कर बाहर जाने लगते हैं, तभी पूरब कीर्ति के पास आ बोलता है, कीर्ति तुम इन लोगों के साथ चली जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ। कीर्ति जो ये सुन खुश हो जाती है, वह कुछ बोलती नहीं और सभी के साथ चली जाती है। तभी पूरब अपने पैंट के जेब में हाथ डालते हुए बड़े ही एरोगेंट तरीके से वह मोहित के कंधे पर हाथ रखता है। मोहित जो आन्या के जाने की दिशा में देख ही रहा था, तभी उसे अपने कंधे पर हाथ फील होता है, तो वह पीछे देखता है, पूरब उसी की दिशा में देख रहा था। काफी खूबसूरत है ना? मोहित ना समझी में, कौन खूबसूरत? तभी पूरब, वही जिसे तुमने अभी बहुत प्यार से गले लगाया था। ये सुनते ही थोड़ा मोहित अचकचा जाता है। तभी पूरब उसके कंधे पर थपथपाते हुए, कूल डाउन, चलो बैठकर बात करते हैं। मोहित के साथ कॉफी एरिया में चला जाता है। इस समय बालकनी के रेलिंग पर टिक पूरब अपनी कॉफी पीते हुए, देखो मैं तुम्हें बात घुमा फिरा कर नहीं कहूंगा, जो बात है वह सीधे कहूंगा, और जो पूछना चाहता हूं उसका जवाब भी तुम सीधे सीधे दो। क्या तुम्हें आन्या पसंद है? ये बात जैसे ही मोहित सुनता है, उसे समझ नहीं आता वह क्या जवाब दे। तभी पूरब अपने कॉफी का एक सीप लेते हुए, अगर तुम आसमा के अलावा आन्या को भी अपने साथ या यूं कहूं अपने बिस्तर पर चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये बात जैसे ही मोहित सुनता है, उसकी आंखें चमक जाती है। था वह एक नेता का लड़का, वह अपने आप को संभालते हुए, ये तुम क्या कह रहे हो? पूरब उसकी तरफ देखते हुए, ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तब से देख रहा हूं जब से तुम कपूर हाउस आए हो। शादी तुम्हारी आसिमा से हो रही है, पर नजरें तुम्हारी आन्या पर है। सीधे सीधे मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, मुझे उस फैमिली से नफरत है और आन्या से भी। मोहित पूरब की तरफ रुख करते हुए, क्यों करते हो तुम उस फैमिली से नफरत, क्या मैं वजह जान सकता हूं? पूरब, पहले मेरी शादी आन्या से हो रही थी, पर आन्या से ना हो सकी। अब मेरी शादी कीर्ति से हो रही है, मैं दोनों बहनों को अपने बिस्तर पर चाहता हूं। ये सुनते ही मोहित चेहरे पर भद्दी सी हंसी आ जाती हूं। मोहित के चेहरे की हंसी देख पूरब उसे हाथ मिलाता है। पूरब भले ही कपूर फैमिली से कितना भी क्लोज था, पर उसके पास वह पावर और स्टेटस नहीं थी। मोहित का पहली नजर देखकर ही वह समझ गया था कि उसके अंदर कितनी हवस भरी है। बस फिर क्या था, वह इस कमजोरी का फायदा उठा, वह मोहित से हाथ मिला लेता है। अब देखते हैं कि उनकी दोस्ती कब क्या मोड़ लेती है। लगभग शाम हो चुकी थी। आन्या, राहुल और शिवी तीनों ही डिनर कर रहे थे। कुछ दिनों में शिवी और आन्या में बातें तो होने लगी थी। सीवी बचपन की बातों को भुलाने की तरफ अपनी कदम बढ़ा रही थी। उसके लिए ये सब बातें भूलना आसान नहीं था, पर वह ये बात अच्छे से जानती थी कि आन्या ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा। उसे आदित्य पर विश्वास था, यदि आदित्य कह रहा है आन्या ने ये जानबूझकर नहीं किया, उसे गुमराह किया गया था, तो जरूर आदित्य सच कह रहा होगा। क्योंकि वह आन्या को बचपन से जानती थी। वह नटखट शरारती थी, उसकी झगड़ा सिर्फ आदित्य को लेकर थी। वह भी बचपन में अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती थी और वह उसके क्लोज रहना चाहती थी, पर आन्या कभी भी आदित्य के करीब शिवी को जाने नहीं देती थी। यही एक वजह था कि उन दोनों की दोस्ती में दूरी आ गई थी। ना वह ये समझ पा रही थी कि वह उसकी बहन है, ना वो समझ पा रही थी कि आन्या आदित्य से प्यार करती है। बस इतनी ही ना समझ में दोनों अलग हो गए थे, जिसका फायदा किसी तीसरे ने उठाया। दोनों ही अपना काम खत्म कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इस बीच शिवी और शिव एक दूसरे से कोई भी बात नहीं हुई थी। आन्या को भी कपूर हाउस में जाना था, क्योंकि वहां से आसिमा की शादी के सारे फंक्शन शुरू होने वाले थे। अपने बिस्तर पर लेटे आन्या आदित्य को फोन लगा रही थी, इसलिए 4-5 दिन से उसकी आदित्य से बात नहीं हुई थी। उसके पहले भी एक मैसेज से बात हुई थी। अन्य बालकनी में बैठे अपनी बुक पढ़ रही थी। रात के 10 बजे बज चुके थे। अब तक उसे अननोन कॉल के बाद कोई भी दूसरी कॉल नहीं आई थी, इसलिए आन्या कुछ समय के लिए भूल चुकी थी। पढ़ते पढ़ते भी उसकी आंखें बोझिल होने लगती है और वह रूम में आ बेड पर लेट नींद के आगोश में चली जाती है। कुछ ही देर में उसका दरवाजा खुलता है और दरवाजा बंद कर वो जो कोई और नहीं आदित्य था, वह आन्या के पास आता है तो देखता है आन्या आंखें बंद कर सोई हुई है। आदित्य के चेहरे पर थकान साफ साफ देखी जा सकती थी। वैसे ही बिस्तर पर बैठा आन्या के चेहरे को गौर से देखने लगता है। भले ही उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे से उसकी नजर आन्या के चेहरे पर बराबर थी, पर सामने से देखने के लिए वह तड़प गया था।
अपनी छोटी सी प्यारी सी बीवी को देख रहा था जो इस समय काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की सिल्क नाइटी जो उसके सिर्फ घुटनों तक था और कंधे पर सिर एक पतली सी डोरी थी, इस समय काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह अपने मन ही मन में अपनी बीवी की तारीफ कर रहा था। आदित्य अपने शूज को निकालता है, अपनी घड़ी को निकाल साइड में रख अपने आंखों पर लगे व्हाइट चश्मे को हटाता है, जो देखकर यही लग रहा था कि वह पावर का चश्मा यूज करता था। अब जो दिन रात काम में डूबा रहेगा तो भला उसे चश्मा ना लगे, ऐसा हो सकता है। अपनी शर्ट को खोल एक साइड रख देता है और बेल्ट को निकाल वैसे ही आन्या के बगल में लेट जाता है और पहले आन्या को जी भरकर निहारता है। ये वह अच्छे से देख पा रहा था कि इन कुछ दिनों में आन्या उसके लिए कितना तड़पती थी, किस किस ट्रॉमा से वह गुजरी थी और वह भी मजबूर था। आदित्य लाइट ऑफ कर देता है और हल्की पीली रोशनी जला देता है। लगभग 1 मिनट भी नहीं बीता होगा उसे किसी की सिसकने की आवाज आती है। वह देखता है आन्या रोए जा रही है। पहले तो उसे लगता है कि आन्या सपने में है, पर जब वह देखता है कि आन्या जगी हुई है तो वह तुरंत आन्या को पकड़ अपने पास खींचता है। तो आन्या गुस्से में उसका हाथ झटक देती है। आदित्य मिसेज राजवंश पर वह कुछ नहीं बोलती और वह वैसे ही सिसकती रहती है। तभी आदित्य कुछ बोलता कि आन्या गुस्से में वही बगल में रखा पिलो उठाती है और जोर जोर से आदित्य को मारने लगती है। आदित्य जो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था वह हड़बड़ा जाता है और वह खुद को बचाने लगता है। हालांकि फौलाद इंसान को चोट नहीं लग रही थी, फिर भी आन्या काफी तेजी के साथ यह सब कर रही थी। आन्या अब उठकर बैठ जाती है और वह वैसे ही आदित्य को मारते रहती है। तभी आदित्य आगे हाथ बढ़ाकर बड़ी मुश्किल से लैंप पूरा जलाता है, जिससे रूम में रोशनी भर जाती है और वह अपनी प्यारी सी बीवी को देखता है जो गुस्से में नाक फुला उसे मारे जा रही है। उसका पूरा आंख आंसुओं से लाल था। जब आन्या थक हार कर अपना गुस्सा आदित्य पर निकाल लेती है तो वह रुक जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, जैसे उसने ना जाने कितना काम किया हो। आदित्य एक चैन की सांस लेता है। हुआ ये था, आदित्य जैसे ही घर के अंदर आता है वैसे ही आन्या जो अभी अभी सोई थी उसकी नींद खुल जाती है। वह आदित्य के आहट को भी पहचान सकती थी, पर वह कुछ देर तक अपनी आंखें बंद करती है कि आदित्य क्या करने वाला है। उसे अंदर ही अंदर काफी रोना आ रहा था। आदित्य का बात ना करना, आदित्य भी आन्या के इस नाटक में कंफ्यूज हो जाता है और वह समझ नहीं पाता कि आन्या सोई है या जगी। जब आन्या अपना सारा गुस्सा पिलो फाइट से निकाल थक जाती है तो वह रुक जाती है। आदित्य एक गहरी सांस लेकर वहीं पर लेट जाता है। वह आन्या को जैसे ही खींच अपने पास करने जाता है उससे पहले ही आन्या उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। आन्या तो आज शौक पे शौक दिए जा रही थी। आदित्य को तो लग रहा था उसकी मासूम सी बिल्ली उससे नाराज होगी, पर इस तरह से जंगली बनकर उतर आएगी आदित्य को इसका अंदाजा नहीं था। आदित्य फिर से कुछ बोलना ही चाहा मिसेज राजवंश, उसके पहले ही आदित्य अपनी आंखें मींच लेता है क्योंकि आन्या नीचे झुककर आदित्य की गर्दन पर जोर से वाइट कर लेती है। आदित्य के मुंह से चीख तो नहीं निकलती, एक दर्द की लहर जरूर उसके शरीर में दौड़ जाती है क्योंकि आन्या उस पर कोई रियायत नहीं बरत रही थी। वह काफी ज्यादा तेजी के साथ आदित्य को बाइट कर दी थी। सिर्फ एक जगह नहीं, वह उसकी पूरे शरीर पर बाइट कर रही थी। वह ये सब कर जैसे वह अपना इतना दीना का सारा बटोरा हुआ गुस्सा आदित्य पर उड़ेल रही थी। आदित्य आंखें बंद कर हाथ फैलाए सिर्फ आन्या जो कर रही थी उसे करने देता है। तभी आन्या जब आदित्य के शरीर को देखती है तो उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और तभी आदित्य आंखें खोल आन्या को देखता है। आन्या की नजरों को अपने होठों पर महसूस होते ही आदित्य थोड़ा घबरा सा जाता है और बोलता है, आन्या लिसन। वह इसके आगे कुछ बोल नहीं पाता। आन्या उसके होठों को अपने दांतों के बीच में फंसा लेती है और उसे बुरी तरह से बाइट करने लगती है। आदित्य अपनी पकड़ आन्या के कमर पर कस कर देता है। आन्या उसे किस नहीं बल्कि उसे काट रही थी। जब वह उसके पूरे होठों को अपने दांतों से निशान लाल कर चुकी थी, उसमें हल्के हल्के ब्लड आने लगे थे, तब जाकर आन्या के दिल को ठंडक महसूस होती है। उसके आंखों से इन सब करते हुए भी लगातार आंसू गिरे जा रहे थे, जैसे दिल यह न करना चाहता हो पर दिमाग उसे वही करने को बोल रहा हो। जब आन्या रुक जाती है तो आदित्य अपनी आंखें खोल आन्या को देखता है तो आन्या आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी और उसके ऊपर लेट उसके होठों पर उसे किस करने लगती है। आदित्य की पकड़ आन्या पर कस जाती है। जब तक आन्या का मन नहीं भर गया तब तक वह अपना सारा गुस्सा आदित्य पर उतारती है। आदित्य भी समझ जाता है उसे इतने दिन छोड़कर जाना और आन्या से बात ना करना, इन्हीं सबका गुस्सा आन्या इस तरह से उतार रही है। जब आन्या थककर बैठ जाती है तो अपने आंसू भरी आंखों से आदित्य को देखती है, जिसका पूरा शरीर और होंठ पूरा का पूरा लाल हो गया था। कई जगह उसके निशान नीले पड़ गए थे। आखिर में आन्या अपने आंसू भरी आंखों से आदित्य के आंखों में देखती है। आदित्य लगातार आन्या को ही देखे जा रहा था। आन्या झुककर आदित्य के होठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। आदित्य आन्या के कमर पर अपने हाथ बांध लेता है और आंखें बंद कर लेता है।
काफी देर तक आन्या आदित्य को ऐसे ही किस करती रही। तभी आदित्य आन्या को अपने नीचे कर उसके कमर को सहलाते हुए उसे प्यार से देखते हुए, तुम मेरी वो नशा हो जिसके छूने भर से मैं बेकाबू हो जाता हूँ। तुम्हारी लबों में वह नशा है जिसे अपने लबों पर महसूस कर मैं मर मिट जाना चाहता हूँ। इन बेकाबू धड़कनों को संभाल जरा, मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये सुनते ही आन्या का दिल बेकाबू हो जाता है। उसके पूरे शरीर में गुजबम्स होने लगते हैं। वह हल्की सी कांप जाती है आदित्य के इस तरह कहने से। वह घूमकर पेट के बल लेट जाती है। उसे आदित्य से अब नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। आदित्य आन्या की सिल्क नाइटी को ऊपर कर उसके पेट को सहलाने लगता है, तो कभी उसकी जांघों को। आन्या आदित्य के ऐसा करने से मदहोशी में अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह सब कुछ भूल एक पल में आदित्य के प्यार में पूरी तरह से खो जाती है। आदित्य आन्या के गाल नाक पूरे चेहरे को चूमने लगता है, फिर अपने होठ आन्या के गर्दन पर रख किस करने लगता है। आन्या अपने हाथ आदित्य के बालों में फंसा लेती है। धीरे धीरे आदित्य आन्या की सिल्क नाइटी को उतार कर फेंक देता है। आन्या इस समय हॉट पैंट और सिर्फ ब्रा में उसके सामने थी। आदित्य उसे खूबसूरती को देख उसके पूरे शरीर को चूमने लगता है। कितने दिन की दूरी सिर्फ आन्या ने नहीं, आदित्य ने भी महसूस की थी। जब से वह आन्या के करीब जा चुका था तब से उसे आन्या के बिना चैन नहीं मिलता था और उसे अपनी बाहों में लेकर ही सोना चाहता था और उसे खूब सारा प्यार करना चाहता था। पर कुछ पाने के लिए बहुत कुछ को अपने से दूर करना पड़ता है। वहीं आदित्य के साथ हुआ था। आदित्य इतने दिन की अपनी तड़प आन्या के साथ कम कर रहा था। धीरे धीरे ही उन दोनों के बचे कपड़े उनके शरीर से कब रिमूव हो जाते हैं उन्हें ही नहीं पता। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो चुके थे। अपनी इतने दिन की दूरी और प्यास दोनों ही एक साथ बुझा रहे थे। तभी आदित्य उठकर खड़ा होता है तो आन्या उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य के बदन पर इस समय कोई कपड़ा नहीं था। आन्या अपनी आंखें बंद कर आदित्य से बोली नहीं। आदित्य उसे ना समझ में देखता है तो आन्या फिर से ना में सिर हिलाती है। तभी आदित्य को समझ आ जाता है कि आन्या किस बारे में बात कर रही है। तभी आदित्य, आन्या जरूरी है। आन्या, मैं चाहती हूं आप इसे बिना यूज किए करो। आदित्य आन्या के माथे पर चूमते हुए, पर अभी तुम्हारी एज नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आन्या, पर मैं आपको फील करना चाहती हूँ। आदित्य जैसे ही सुनता है उसे शरीर में कर्ट सा दौड़ जाता है। दरअसल आदित्य जब भी आन्या के साथ इंटीमेट हुआ था तो वह प्रोटेक्शन हमेशा यूज करता था, या फिर अगर ऐसे ही उसके साथ इंटीमेट होता था तो अगली सुबह आन्या को दवा खिला देता था। पर उसके हिसाब से बार बार दवा खाना सेहत के लिए नुकसान था, इसलिए वह खुद प्रोटेक्शन यूज करना ज्यादा बेहतर समझता था। वैसे तो ये दोनों ज्यादा बार करीब नहीं आए थे, पर हर बार आदित्य इस बात का ध्यान रखा था। आन्या के ना मानने पर आदित्य फिर से आन्या से प्यार करने लगता है और उसके प्राइवेट पार्ट में खुद में एंटर करता है, जिससे आन्या की दबी चीख निकल जाती है। कुछ ही देर में दोनों की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगती है। आदित्य आन्या की कान के करीब जाकर बोलता है, यू फीलिंग बेटर। आन्या शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। आदित्य काफी देर तक, काफी घंटों तक आन्या के साथ उसे प्यार और लव मेक करता रहा। लगभग 2 घंटे बाद आदित्य आन्या के ही ऊपर निढाल हो जाता है। आन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है, थक कर सो जाती है। आदित्य उठकर बाथरूम चला जाता है और खुद को क्लीन कर एक कपड़े को पानी में भिंगा जाकर आन्या को क्लीन करता है। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे से लिप्त हो जाते हैं। अगली सुबह आदित्य अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने उसकी प्यारी सी वाइफ सो रही थी। वह उसके चेहरे को हाथों में रख उसे ध्यान से देखने लगता है और पिछली रात हुई हरकतों को याद कर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह सोचने लगता है, तुम्हारे अंदर तुम्हारा जिद्दी फिर से वापस आ रहा है। तुम गुस्से में रिधिमा बन जाती हो जो हमेशा मुझे छोटे छोटे पनिशमेंट देती रहती थी। फिर प्यारी सी मासूम आन्या बन जाती हो जो हद से ज्यादा शर्मीली है। मुझे ये दोनों ही पसंद है, ये बोल उसके माथे को चूम लेता है और उठकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वह जिम चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुधा जी कीर्ति को आवाज देते हुए, कीर्ति सारी तैयारी हो गई कि नहीं? कीर्ति, सबका हो गया माँ, बस ये लड्डू पैक कर रही हूँ। ये बोल वह डब्बे में लड्डू को पैक करने लगती है। तब तक आसिमा भी नीचे आती है और कीर्ति को आवाज देते हुए, किट्टू जल्दी कर, मुझे भी ऑफिस जाना है। कीर्ति वह जल्दी जल्दी संभालते हुए लड्डू लेकर आती है। आज रक्षाबंधन था और भाई ना होने की वजह से सभी एक दूसरे को ही राखी बांधते थे। पर आन्या अपने घर पर थी और अन्य ने आदित्य से इस मामले में परमिशन मांगा था, पर आदित्य चाहता है कि तुम सब यहीं पर राखी मनाओ और इस बार आन्या वीर को भी राखी बांधना चाहती थी, इसलिए उसने सभी को राजवंश विला पर बुलवाया था। आलोक जी इस चीज के सख्त खिलाफ थे, पर सुधा जी के कहने पर कि बच्चों की खुशी है, जाने दीजिए, और फिर वहां पर हमारी बच्ची भी तो है, ये सोच आलोक कुछ बोल नहीं पाते। राजवंश विला संडे होने से आज सभी घर पर रुके हुए थे। अधीरा भी अपने रूम में आराम से सोया हुआ था। इन सब में एक अधीरा ही था जो काफी देर तक सोता रहता था।
अब क्या किया जाए, भाई बहन सब एक जैसे, बस कीर्ति को छोड़कर। आन्या जब अपने टाइम पर उठती है तो देखती है इस समय 9 बजे बज रहे थे। वह थोड़ी हड़बड़ा जाती है और उठकर बैठती है तो उसके शरीर में एक जोर से दर्द महसूस होता है। तभी उसे पिछली रात की सारी बातें याद आती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो धीरे से उठकर खड़ी होती है। उसने इस समय आदित्य की शर्ट पहनी हुई थी। वह बाथरूम में जाकर शावर लेने लगती है। तभी नीचे डोरबेल बजता है। आदित्य जो इस समय डाइनिंग टेबल पर ही बैठे सब्जियों का चॉपिंग कर रहा था, वही अर्जुन अलसाए हुए बैठा था। आदित्य अर्जुन की तरफ घूरकर बोलता है, तुम्हें कहना पड़ेगा डोर खोलने के लिए। अर्जुन बोरियत में उठकर खड़ा होता है। आज संडे होने की वजह से आदित्य सब्जियों को काट रहा था तो ही वीर किचन में था। सभी को खाना बनाने का काफी शौक था, बस इसलिए संडे के दिन खुद अपने हाथों से खाना बनाते थे, सिर्फ अधीरा को छोड़कर। अर्जुन जब डोर खोलता है तो सामने से कोई आवाज नहीं आती। वह अपनी आंखें खोल, क्या है बे, अब बोलो भी कोई। तभी वह सामने देखता है, उसकी आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि सामने निम्मी, प्रिया, पीयूष खड़े थे। पीयूष अर्जुन को देख हंसते हुए, एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अर्जुन एक नजर प्रिया को देखा है जो अब तक उसे धकेलते हुए अंदर जा चुकी थी। अर्जुन मन में कुछ बोलता तब तक निम्मी भी अंदर जा चुकी थी। अर्जुन को कोई जवाब ना देते देखा पीयूष भी एक साइड से अंदर चला जाता है। वह सब अंदर आते हैं, तभी उन सब के साथ कई लोग अपने हाथ में बॉक्स लिए अंदर आते हैं। ये देख अर्जुन की आंखें छोटी हो जाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठे आदित्य की भी आंखें छोटी हो जाती है। वह बोलता है, यह क्या है, मेरे ही घर में मुझे लग रहा है कि मैं बेगाना बैठा हूं और यह सब ऐसे घुसे चले आ रहे हैं जैसे कि यह घर तुम्हारा। तभी आदित्य उनको देखते हुए, ओ एक्सप्रेस चेन्नई, जरा रुको, तुम सब यहाँ आए कैसे। तभी ऊपर से आन्या आते हुए, इन सभी लोगों को मैंने बुलाया है। आदित्य आन्या को देखता है जिसने इस समय व्हाइट रंग की पटियाला सूट पहना हुआ था और उस पर रेड कलर की ओढ़नी, बालों से टपकता पानी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और फ्रेश भी। तभी आन्या की नजर जैसे ही आदित्य से मिलती है, वह शर्म से अपनी नजरों को झुका लेती है। ये देख आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाते हैं और वह अपने शर्ट के बटन लगभग आधा खोल देता है। आदित्य के पास से आते हुए आन्या थोड़ी सी मासूमियत और घबराहट से, वह आज रक्षाबंधन है ना, तो भाई से आपने कहा था मुझे कहीं नहीं जाना, तो मैंने सभी को यहाँ पर बुला लिया। ये कहते हुए आन्या की नजर आदित्य के खुले शर्ट पर जाती है जिसके अंदर से वह निशान दिख रहे थे जो आन्या ने रात को दिए थे। तभी आदित्य उन सभी को तरफ इशारा करते हुए, और यह सब तभी पीयूष, सर वह क्या है ना, हमें थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा कायम रहे जैसा फीलिंग आ रहा है। बस हम इस घर में फेस्टिवल के हिसाब से कुछ रोशनी भरना चाहते हैं। आदित्य उसे घूरते हुए, तुम इनडायरेक्टली मेरे घर को बेकार कहा। पीयूष खिसियानी हंसी हंसते हुए, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, वह तो आप समझ रहे हैं। ये बोल आन्या को अपने आंखों से इशारा करता है ताकि वह बात संभाल ले। आन्या आदित्य से बोली, प्लीज ना मत करिए, आज कीर्ति भी आ रही है। आदित्य कुछ आगे बोल पाता तभी शिवी उतरते हुए, भाई प्लीज ना, मुझे भी यह घर कुछ ज्यादा ही भूतिया हवेली लगता है। कोई भी कलर नहीं है, थोड़ा रोशनी भर जाएगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा और कुछ फेस्टिवल की भी फीलिंग आएगी। और वैसे भी मेरी तो पहली राखी है ना। ये सुनते ही अर्जुन और आदित्य शिवी को देखने लगते हैं। ये सच है कि उनके हाथ की कलाई न जाने कितने सालों से सुनी थी, यह महसूस करते ही दोनों की आंखें नम हो जाती है। तभी आदित्य, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये सुनते ही आन्या आदित्य और शिवी दोनों को घूरने लगती है। तभी शिवी आदित्य को इशारा करती है तो आदित्य की नजर आन्या की आंखों पर पड़ती है जो पल पल में बदल रहे थे। तभी आदित्य, अब जैसा मिसेज राजवंश चाहती है वैसे इस घर को तुम लोग प्रिपेयर करो। ये सुनते ही आन्या मुस्कुरा देती है। शिवी भी एक चैन का सांस लेती है और मन में बोलती है, जलनखोर और पॉजेसिव औरत। आदित्य अपने कटे हुए वेजिटेबल को ले किचन की तरफ चला जाता है। ये देख पीयूष आंखें फाड़े सिर्फ आदित्य को देखे जा रहा था और फिर आन्या को देखता है जो वही डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात से फर्क ना हो कि खाना आदित्य बना रहा है। वह आन्या के पास जाकर बैठते हुए बोलता है, आनु, यह आदित्य सिंह राजवंश हाथों में सब्जी लिए क्यों जा रहे हैं। आन्या, आज संडे है ना, तो संडे का खाना आज सब लोग मिलकर बनाते हैं। पीयूष, तो तू यहाँ क्या कर रही है, तू भी जा। आन्या मुंह बनाते हुए, मैं सब लोगों में थोड़ी ना आती हूँ। तभी शिवी, महारानी इस घर के सारे मर्द की बात कर रही है। आन्या उसकी बातों को इग्नोर कर वह डेकोरेशन देखने चली जाती है। पीयूष आंखें फाड़े सिर्फ आन्या को देखे जा रहा था। उसका मुंह खुला देख शिवी उसके मुंह में वहीं पर रखा सेब को डालकर उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, चलो लग जाओ काम पर। पीयूष अपना सर झटकता है और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। प्रिया जो आज पहली बार राजवंश मेंशन में आई थी, वह चारों तरफ घूम घूम कर देखती रहती है। उससे ये घर काफी खूबसूरत लगा, या यूं कहूं वह पहली बार ऐसी घर देख रही थी। पर उसकी चेहरे को देखकर एक मायूसी साफ देखी जा सकती थी।
वही यहाँ पर प्रिया भी नहीं आना चाहती थी, पर आन्या की कसम की वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि वह इकलौता पीयूष को राखी बांधती थी और पीयूष भी आन्या के कहने पर यहाँ पर आने वाला था। वह सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है। तभी उसके पीछे से अर्जुन बोलता है, खूबसूरत है ना? प्रिया बेख्याली में, बहुत खूबसूरत है। तभी उसे ध्यान आता है तो पीछे मुड़कर देखती है तो अर्जुन मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तभी अर्जुन, चलो मैं तुम्हें सारा घर दिखाता हूँ। ये बोल वह प्रिया को खींचते हुए ले जाता है। प्रिया, अर्जुन छोड़ो, सब देख रहे हैं वहां पर क्या सोचेंगे। अर्जुन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बोल वह जाने लगता है। तभी वह एक रूम के अंदर जा प्रिया को खींच लेता है। प्रिया, ये क्या कर रहे हो, क्या हरकत है? अर्जुन, तुम्हें घर दिखा रहा हूँ। प्रिया उसे घूरते हुए, रूम में लाकर मुझे कौन सा घर दिखा रहे हो? आदित्य फ्लटी स्माइल के साथ, बेबी तुम्हें मेरे घर से क्या मतलब है, तुम्हें तो हमारे सिर्फ बेडरूम से मतलब होना चाहिए। ये बोल प्रिया को अपने पास खींच लेता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। कितने दिनों से उसने प्रिया से दूरी बना ली थी, क्योंकि अर्जुन आदित्य के कुछ माफिया गैंग से रिलेटेड काम की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा था। पिछले रात को ही वापस आया था। अचानक यहाँ प्रिया को देख वह खुश हो जाता है। प्रिया अर्जुन के पीठ पर हाथ रखने जाती है पर फिर रुक जाती है। तभी अर्जुन प्रिया का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, प्रिया चलो ना, जल्दी से शादी कर लेते हैं। प्रिया उसे देखते हुए, मैं तो कब से तैयार बैठी थी अर्जुन, पर इंतजार तुम करवा रहे थे। तुम्हें प्यार करने के लिए, तुम्हें अपने अंदर तक महसूस करने के लिए तड़प रहा हूं। तुम्हारे करीब आने से मैंने किसी और के करीब जाना तक छोड़ दिया। पर मुझे तुम्हारी जरूरत है प्रिया। ये बोल उसके माथे से अपना माथा सटा लेता है। मैं अपने प्यार को मुकम्मल करना चाहता हूं, ये कह वह प्रिया की कमर पर अपने हाथ को कस देता है। प्रिया के चेहरे पर एक फीकी सी स्माइल आ जाती है और वह चेहरा उठा अर्जुन की आंखों में देखते हुए, क्या सच में तुमने मेरे आने के बाद किसी लड़की को छुआ तक नहीं है? अच्छा वह सब छोड़ो, तुम मुझे बस इतना बता दो, तुम्हारा मुझसे मिलने से पहले लड़कियों के साथ कैसा रिलेशन था? ये सुनते ही अर्जुन कुछ पल चुप हो जाता है और प्रिया को देखने लगता है। तो प्रिया उसके पास आते हुए उसके गले में हाथ डाल बोलती है, बताओ ना बेबी, कैसा रिलेशन था तुम्हारा? वैसे तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारी कई सारी गर्लफ्रेंड थी। तो तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किस तो जरूर किए होगे। किस ही छोड़ो, तुम तो हर लड़की के साथ इंटीमेट हुए होगे। जिस लड़की को भी तुम देखते थे वह तुम्हें खूबसूरत और हॉट लग जाती थी, तो तुम उस लड़की को अपने बिस्तर पर लाकर उसके साथ वन नाइट स्टैंड करते थे, सही कहा ना मैंने? अर्जुन प्रिया को लगातार देखे जा रहा था। अर्जुन थोड़ा गुस्से में, प्रिया तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे शब्द समझ नहीं आ रहे। प्रिया हंसने लगती है। वह कुछ देर हंसती है, उसके बाद वह अर्जुन के चारों तरफ घूमते हुए, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाती हूँ। तुम्हारे मुताबिक मुझसे मिलने से पहले जो इंसान हर लड़की को देख उसके अंदर हवस जाग जाता था, वह लड़का मुझसे प्यार करने का दावा करता है, शादी करने को कहता है। तो क्या गारंटी है कि वह मेरे साथ एक रात बिता लेने के बाद वह मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताएगा? क्या आप मुझे बाकी लड़कियों की तरह ट्रीट नहीं करोगे? ये सुनते ही अर्जुन के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। वह प्रिया से गुस्से में बोलता है, तो कहना क्या चाहती हो तुम और करना क्या चाहती हो? क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? तुम मुझसे भरोसा मांग रही हो तो मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था, तो ये बात लाने की कोई वजह ही नहीं है। मैं चाहता तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलता। मैं तुमसे पहले ही बता दिया था कि तुमसे पहले बहुत सारी लड़कियां मेरी जिंदगी में थी। तभी प्रिया गुस्से में, जिंदगी रहने में और मर्यादा लांघने में बहुत फर्क होता है अर्जुन। मैं अपनी लाइफ में अपने माता पिता के जैसे लॉयल इंसान चाहती थी। ऐसा इंसान नहीं जो शादी से पहले न जाने कितनी लड़कियों के साथ बिस्तर पर सो चुका हो। कुछ तो मर्जी और कुछ तो जबरदस्ती। ये बात जैसे ही अर्जुन सुनता है वह गुस्से में प्रिया के गर्दन को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे अब अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे दीवार से सटाते हुए, हाउ डेयर यू, तुम्हें किसने कहा मैंने किसी के साथ जबरदस्ती की है? मैंने सिर्फ सबकी मर्जी से सबको छुआ है। मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की है। ये सुनते ही प्रिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अर्जुन को एहसास होता है कि तो वो उसकी गर्दन को छोड़ देता है और पीछे दीवार पर अपना हाथ जोर से मारता है, जिससे एक दर्द की तेज लहर उसके हाथ में दौड़ जाती है। प्रिया अपने आप को संभालते हुए, तुम मुझे लड़के के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। अगर मैं कभी किसी लड़के साथ फिजिकल हो जाऊं तो उसकी बात उसके मुंह में रह जाती है। आदित्य प्रिया से गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे प्रिया एक तरफ झुक जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। अर्जुन गुस्से में, अभी तुरंत के निकलो यहां से, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। अर्जुन जोर से चिल्लाता है, आई सेड गो। उसकी इतनी तेज आवाज सुन प्रिया डर जाती है और रोते हुए वहां से भाग जाती है। अर्जुन सिर पकड़ बेड पर बैठ जाता है, उसकी आंखें इस समय ज्यादा लाल थी। प्रिया तुम मुझे ये सब कहकर मुझसे दूर चली जाओगी, ये सोच भी तुमने कैसे लिया? अगर तुमने मेरी जिंदगी से जाने की कोशिश भी की तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा।
तुम्हें तो रहना मेरे साथ ही है, ये बोल वो किसी को कॉल करता है। उधर से एक आदमी कॉल उठाता है तो अर्जुन बोलता है पिछले एक हफ्ते की मुझे सारी डिटेल चाहिए। प्रिया से कब कौन मिला है, हर डिटेल। कुछ भी नहीं घुटना चाहिए। मुझे सारी डिटेल कल सुबह तक मेरे हाथ में चाहिए। अर्जुन, तुम इतनी आसानी से ये सब नहीं कह सकती। जरूर तुम्हारे दिमाग में ये सब किसी ने भरा है और मैं उस इंसान का पता लगा कर रहूंगा। नीचे पीयूष एकदम परेशान हो चुका था। इन कुछ ही देर में आदित्य और वीर ने उसे एकदम मजदूर बना दिया था। बेचारा आया था घर डेकोरेट करने के लिए, लेकिन वह किचन में बावर्ची बन गया था। जब आदित्य को ये बात पता चली कि आन्या ने काफी लोगों को इनवाइट किया है, वह और वीर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और वीर बोलता है, यार इसने तो हमें एकदम बावर्ची समझ के रखा है। हम तो 2-4 का बना सकते हैं, अब इतने लोगों का खाना। तभी आदित्य के कुछ दिमाग आता है और वह कुछ इशारा करता है। तभी वीर पीयूष के कंधे पर हाथ रखते हुए, वैसे पीयूष सुना है तुम आन्या के काफी अच्छे दोस्त हो। पीयूष मुस्कुराते हुए, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई कहने की बात है। आदित्य उसके दूसरे कंधे पर हाथ रखते हुए, देखो आज आन्या ने काफी सारे लोगों को इनवाइट किया है, तुम्हारे हिसाब से कितने लोग हो सकते हैं। पीयूष कुछ सोचते हुए, ज्यादा नहीं, फैमिली दोस्त सभी को मिलाते हुए 15-16 लोग हो गए। तभी आदित्य, अब सोचो हम तो कितने नॉर्मल काम करते हैं, आज घर में इतने काम है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे क्या कुछ बनाएं, और यदि कुछ अच्छा नहीं बना तो हम तो आन्या की कितनी बदनामी होगी। पीयूष, बात सही है, पर आप सभी टेंशन ना लो, मुझे खाना बनाना सब कुछ आता है, मैं भी मदद करूंगा। वीर हंसते हुए, अरे वह ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो वैसे क्या क्या बनाना है। तभी पीयूष लिस्ट बता देता है जिसमें 7 से 8 वेजिटेबल होती हैं। तभी वह सभी पीयूष को ले जाकर किचन में खड़ा करते हुए, चलो अब लग जाओ काम पर, हम तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे, अब जल्दी से जल्दी यह सब तैयार कर दो। ये सुनते ही पीयूष की हालत खराब हो जाती है और वह सोचता है, और ले शेखी बघार, यही होने वाला था तेरे साथ। ये बोल वह किचन में काम करने लगता है। तो वहीं आन्या जब देखती है पीयूष अकेले ही काम कर रहा है और वीर और आदित्य अपने बिजनेस की फाइल लिए बैठे हैं, तो उसका मुंह बन जाता है और वह भी पीयूष हेल्प करने लगती है। प्रिया जब नीचे आती है तो आन्या उसे रोक लेती है। प्रिया अपने आंसुओं को छुपा लेती है, फिर मिलकर सब अपना काम करने लगते हैं। प्रिया आन्या को परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद फिर से बेल बजती है। आन्या जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने आसिमा और कीर्ति खड़े थे। उन दोनों को देख आन्या जल्दी से उनके गले लग जाती है। आसिमा अंदर आती है, आज पहली बार वह राजवंश बिला आई थी। वह एक नजर चारों तरफ देखती है, फिर जाकर वह अंदर बैठी है। आदित्य और वीर अब तक कमरे में जा चुके थे। कीर्ति देखती है इस सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, तभी उसकी नजर हालत खराब हो चुके पीयूष पर पड़ती है, जो अकेले ही किचन में जूझ रहा था। कीर्ति नागवारी में सिर हिलाती है और उसे समझ आ जाता है कुछ तो हुआ है जिसे पीयूष को फंसाया गया है। वह तुरंत किचन में चली जाती है। कीर्ति को देख पीयूष एक राहत की सांस लेता है, फिर तुरंत पूरब के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। आशिमा एक बार चारों तरफ देखती है, फिर वह आन्या के साथ मिलकर डेकोरेट करने लगती है। डेकोरेशन लगभग हो चुकी थी। तभी आदित्य बिला में एक लड़की 5 इंच हाई हील पहने, 1 पीस, बालों को खुला छोड़ा हुआ, रेड लिपस्टिक, कपड़े तो ऐसे ऐसे जैसे किसी को सेड्यूस करना चाहती है। बड़े ही एरोगेंट तरीके से वह अंदर इंटर करती है। उस लड़की को देख प्रिया के चेहरे पर घबराहट आ जाती है और वह अपने कमीज को कसकर पकड़ने लगती है। तभी एक भारी आवाज गूंज जाती है, तुम्हें यहां अंदर आने की परमिशन किसने दी?